सो इस पेपर के अंदर कुछ एमसीक्यूज दिए थे मैंने, होपफुली आप लोगों ने सारे कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 से था इसमें, द सोडियम पोटेशियम 80 फेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट प्ले एन pivotal role in much of tubular reabsorption is located in the सोडियम पोटेशियम 80 फेजेस पंप बताए थे कहां पे प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप की लेयर्स बताई थी मैंने, वन इज ल्यूमिनल लेयर और एक थी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, दोनों बताई थी। और जब हम लाइक आपका वुमेन्स कप, और यहाँ पे जो ये हमने सेल बनाई थी, दिस इज द ल्यूमिनल लेयर एंड दिस होल मेम्ब्रेन इज द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। और मैंने ये बताया था यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स। और इस मेम्ब्रेन पर हम बात करें तो वेरियस टाइप के जो आपके चैनल्स रहेंगे जिनके थ्रू सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो है उन सबका एब्जॉर्प्शन जो सेल से ब्लड में भेजना है उसके लिए। तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल पंप पढ़ा था जो मैंने बताया था, सोडियम पोटेशियम 80 फेज पंप, और इसके थ्रू आपका 2 सोडियम बाहर जाता है, 3 पोटेशियम अंदर आता है, लिखवाया था मैंने। सो ये पंप किसके ऊपर होता है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो इसमें ऑप्शंस था ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट था द मैकेनिज्म दैट एस्टैब्लिश द मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डिपेंड्स मोस्ट ऑन द परमेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी परमेबिलिटी से जो मेडुला का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है, मेडुलरी ऑस्मोटिक, मैंने दो टाइप के नेफ्रॉन लिखवाए थे याद होंगे, और दोनों के फंक्शंस भी लिखवाए थे। एक टाइप का नेफ्रॉन जो फिल्ट्रेशन करता है, दूसरे टाइप का नेफ्रॉन जो आपकी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है, अगर आप देखोगे तो लिखा होगा। और उसके अंदर उसका मेन इंपोर्टेंट पार्ट क्या था, उसका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, उसके अराउंड वाजा रेक्टा, दोनों की स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो दोनों आपकी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, लूप ऑफ हेनले। जब आपने मेडुला पूछा है तो आपके माइंड में पहला पॉइंट यही आना चाहिए, मेडुला के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है। क्या आपका पीसीटी या फिर ग्लोमेरुलस जो है वो इस मेडुला में होता है, मेडुला के बाहर होता है कॉर्टेक्स के अंदर, नहीं पता। योर एक्सप्रेशन शोइंग दैट कि आपको कुछ नहीं पता है, कुछ पढ़ा है नहीं अभी तक, 0% जीरो ऐसा लग रहा है। क्या हर चीज आपको वापस पढ़ानी पड़ेगी, दो बार पढ़ा दिया मैंने, ये आपका मेडुला, ये कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन ऐसा होता है यहाँ पे, पहला टाइप का नेफ्रॉन, दूसरे टाइप का नेफ्रॉन, मतलब दोनों का ग्लोमेरुलस कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में होता है। मेडुला के अंदर सिर्फ क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, नहीं पढ़ाया था। तो आप लोग क्या करते हो फिर, इसमें आंसर लगा रखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, पहले में लगा रखा है ल्यूमिनल बेस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स, ये से आंसर लिखवाए थे। यस, आप लोग किसी चीज को सीरियस नहीं लोगे तो कैसे सही होगा, इतनी बार बोला इंप्लीमेंट करो, कोशिश करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आप लोग करते तो हो नहीं। क्या आंसर्स नहीं लिखाए थे इनके, अभी मैं 50 क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं लिखा हो या आपकी नोटबुक में नहीं हो, लेकिन उनमें से किसी ने भी 50 में से 50 नहीं किया, क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं हो। नेक्स्ट क्या है, यूरिन पासेस, तो आई थिंक इसको तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूरिन कहां से कहां जाता है, तो किडनी, किडनी से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। द नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर इज कंपोज्ड ऑफ, बताया था, ट्रांजिशनल एपिथेलियल, स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल व्हिच डज नॉट रीअब्सॉर्ब, ये रीअब्सॉर्प्शन नहीं करती है, स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम। द किडनी आर सिचुएटेड टू प्रोड्यूस रेनिन, स्टिमुलेटेड, सॉरी, द किडनी आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस रेनिन, रेनिन का प्रोडक्शन करती है किडनी बाय डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते ही दिमाग बनाना चाहिए, इतना मैंने बना के दिखाया पूरा। जब सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, रीनल परफ्यूजन कम होगा, तो क्या रिलीज होगा, रेनिन। पहली सेल्स पार्किंसन सेल का काम भी प्रेशर को ही मेजर करना है, तो ब्लड कम आएगा तो प्रेशर कम होगा, तुरंत क्या रिलीज होगा, रेनिन। द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ किडनी डिजीज, किडनी डिजीज का सबसे कॉमन साइन क्या होगा, सो द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिलायबल इज क्रिएटिनिन, बट क्रिएटिनिन ऑप्शन में नहीं है, तो उसी का भाई बहन ढूंढना है, और आंसर क्या होगा, बी यू एन, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन। बाकी तीनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सोडियम रिटेंशन, डेवलपमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इनएबिलिटी टू डाइल्यूट और कंसंट्रेट यूरिन, ये किडनी के लिए स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। किडनी फंक्शन इंडिकेट होता है, फर्स्ट एंड मोस्ट रिलायबल फैक्टर इज क्रिएटिनिन। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर यूरिया, यूरिक एसिड, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज करेक्ट, क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, फॉल इन द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल मोर देन द रेनल प्लाज्मा फ्लो। ये बोल रहा है कि जो आपका ब्लड इधर आ रहा है उसमें जो रेट फॉल हो रही है, इधर से जो ब्लड आ रहा है किडनी के पास, इसमें जो फॉल हुआ है उससे ज्यादा फॉल हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या, उससे ज्यादा कम होगा। जितना ब्लड आएगा उतना ही आपका फिल्ट्रेशन होगा, इक्वल रहेगा, जितना बीपी जो लो होगा उसके इक्वल परसेंटेज में उतना ही फिल्ट्रेशन कम होगा, सेम रहेगा, इट इज नॉट मोर। तो ये तो गलत है। बी में लिखा है क्रिएटिनिन क्रेन्स कैन बी यूज्ड टू मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सी लिखा है 90% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब, नॉट 90, 99%, एंड जीएफआर इज अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर पर आवर, इन 1 आवर इट इज, 1 आवर में कितना होता है, यस। सो आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ऑप्शन सब बताए थे मैंने। पर मिनट की बात करें तो 125 ml पर मिनट, उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन द किडनी, एल्डोस्टेरोन बताया था, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा एंड उसके साथ में क्या करेगा, पोटेशियम को सीक्रेट करेगा। अभी इसके अंदर बी आंसर लगा, किसका पेपर है ये, आपका है, बी क्यों लगाया आपने, हाइड्रोजन कब लिखा है मैंने, हाँ गलत ही तो आपने जो पहले गलत लगाया उसी की तो बात कर रहा हूँ, गलत क्यों लगाया आपने, हैं। हाँ तो पेंसिल से टिक हम तब करते हैं जब पहली बार पढ़ते हैं, और जो पहली बार हम पढ़ते हैं वो गलत किया आपने, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हाइड्रोजन कब लिखाया था, लिखाया क्या हाइड्रोजन, सोडियम एंड पोटेशियम के अलावा मैंने कोई आयन नहीं लगाया जब मैंने फिल्ट्रेशन पढ़ाया पूरा तब। नेक्स्ट, व्हिच हार्मोन नॉट सीक्रेट बाय द किडनी, तो यहाँ आपने लिखा एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रोपोइटिन तो प्राइमरी हार्मोन जो मैंने लिखाया था यहाँ पे, और मैंने ये भी बोला था एल्डोस्टेरोन के बारे में उस टाइम, बोल के बताया था कि एल्डोस्टेरोन किडनी से रिलीज नहीं होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है। सो इसमें क्वेश्चन आपने गलत पढ़ा, आप नोट तक पहुंचे ही नहीं, आपने सोचा किडनी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ऑप्शन ए में एरिथ्रोपोइटिन था, लिख दिया आंसर। रिगार्डिंग द ब्लैडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
There is a relative constant wall tension as volume increases. Sympathetic nerve initiate micturition. C, there is an increased pressure if volume increases, or D, urge to void occur at 150 ml. So I think B is the wrong answer. यूरिन पास कब होता बताया था मैंने. पैरासिम्पैथेटिक में सिंपैथेटिक काम नहीं करता है. Regarding the permeability and transport in the nephron, which of the following option is incorrect? Oh sorry, correct. Correct क्या पूछा? Correct. So collecting tubule is highly permeable to water. Collecting tubule की बात करें तो water impermeable होगी. नेफ्रॉन का हाफ पार्ट किया था मैंने. फर्स्ट हाफ इज परमिएबल, सेकंड हाफ इज impermeable. तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. Thin portion of the ascending loop of Henle is highly permeable for NaCl. Again, what? कैसे? Yes sir. Thin portion पूरा पढ़ता हूं आगे और क्या है देखो. Thin descending loop of Henle is impermeable to water. And the thick portion of the ascending loop of Henle is permeable to water. So इसमें आपसे पूछा करेक्ट ऑप्शन. ये आपका नेफ्रॉन. जब आपको लगे डाउट तो तुरंत उसको ड्रॉ कर देना है. ये थिक पोर्शन, देन उसके बाद इसका थिन पोर्शन. सो यहां से ये हाफ पार्ट कर दिया. ये वाटर परमेबल, उधर वाला वाटर इम्परमेबल. सो ऑप्शन नंबर ए तो आपका कंप्लीटली यहां से हट गया. कौन सा था? 59. ऑप्शन नंबर बी में लिखा है थिन पोर्शन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये इसका थिन पार्ट इज हाईली परमेबल फॉर NaCl. सोडियम क्लोराइड के लिए परमेबल है. देन लिखा थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ये थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नीचे जा रहा है. ये इम्परमेबल, ये तो परमेबल है, ये भी गलत है. एंड ऑप्शन नंबर डी में लिखा है थिक पोर्शन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ये आपका थिक पोर्शन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये भी गलत है. यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों रॉन्ग है. और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? बी होगा. बट नॉट थिन. अगर हम थिन और थिक की बात करें, दोनों को कंपेयर करें तो थिक पार्ट ज्यादा परमेबल होता है, पर वो ऑप्शन में नहीं है. इसलिए हम आंसर क्या लेंगे? बी देंगे. बाकी मोस्ट वाटर सॉरी सोडियम क्लोराइड के परमेबल पार्ट ये वाला है. साथ में ये भी होता है, बट ज्यादा कौन होता है? थिक पार्ट होता है. पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी. With the fall in systemic blood pressure, which of the following option is correct? GFR fall more than renal plasma flow. फिर गलत है ये ऑप्शन. GFR उतना ही फॉल होगा जितना बीपी कम होगा या ब्लड फ्लो कम होगा. The filtration fraction fall. Filtration fraction का मतलब समझते हैं? ये आपका ग्लोमेरुलस फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंटेज. फिल्ट्रेशन यहाँ पे जो फ्लूइड आएगा उसका कितना परसेंटेज यहाँ फिल्टर होगा? कितना होगा? 20% फिल्टर होगा. अब क्या किसी पर्सन में ब्लड कम आएगा तो क्या ये 20 की जगह 15% हो जाएगा? या किसी में ब्लड ज्यादा आएगा तो क्या 20 की जगह 30 हो जाएगा? ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन तो एवरी टाइम 20% ही रहेगा. बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ब्लड. लाइक यहाँ पे 600 ml आ रहा है, तब 120 ml है. अगर ये 500 ml आएगा तो ये 100 ml हो जाएगा. अगर ये 400 ml आएगा तो ये 80 ml हो जाएगा. सो फिल्ट्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट फ्रैक्शन डिक्रीज नहीं होगा. फ्रैक्शन तो 20% ही रहेगा. तो ये गलत ऑप्शन है. नेक्स्ट लिखा है देयर इज एन इक्विवेलेंट आर्टियल कॉन्स्ट्रिक्शन और GFR डज नॉट चेंज. तो GFR चेंज होगा. आंसर राइट इज सी. जैसे ही आपके पर्सन में सिस्टमिक बीपी ड्रॉप होगा तो इक्विवेलेंट आर्टियल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और ब्लड को जो बाहर जा रहा है उसको रोकेगा ताकि GFR ज्यादा रहे. Which of the following structure separate the renal pyramids? दो पिरामिड के बीच में स्पेस बताया था. Renal column. Which of the following in the urine even in small amount is indicative of possible problem in renal system? क्या प्रेजेंट रहेगा तो आप बोलोगे कि renal system में प्रॉब्लम है. So glucose, creatinine, sodium and urea. तो ये तीन तो नॉर्मल कंपोजिशन है, यूरिया, सोडियम एंड क्रेटिनिन. ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, वो यूरिन में नहीं आता. अगर आ रहा है मतलब कोई ना कोई पेशेंट को डिजीज है. सो इट इज ए. द मैकेनिज्म ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय renal tubule is क्या होगा? ऑस्मोसिस. आपने पता नहीं क्या क्या किया है. आप घर जाके वापस इस पेपर को सोल्व किया आपने? किया? हाँ, गलत सब में गलती किया मतलब आपने हैं. आपका मतलब आप गलत टिक करने के लिए बैठते हो कि सही सही को छोड़ दो, गलत गलत को टिक करो. पेपर को घर जाके पूरा वापस सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि आपने जो आंसर्स लगा रखे हैं वो 70% रॉन्ग है ना. 30% भी नहीं होंगे राइट. एक तो आंसर राइट दिखा केवल इसमें. नेक्स्ट क्या लिखा है? द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर इज 78. ब्लड प्रेशर को कैपिलरी ब्लड प्रेशर इज नेफ्रॉन 78. द वुमेन्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 24. ये कैप्सूल है वुमेन्स कैप्सूल. यहाँ का कितना है? 24. वुमेन कैप्सूल का 24. देन नेक्स्ट लिखा है द कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. जो कोलोइडल फ्लूइड यहाँ रहेगा वो कोलोइडल ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये कितना है? 18. और ये क्या है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और ये इधर का आपका ब्लड जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये कितना है? 70. ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 78. तो आपका यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन है. ये जो फ्लूइड है ये तो क्या करेगा यहाँ से आपका प्रमोटिंग प्रेशर है और ये दोनों कौन से हैं? अपोजिंग प्रेशर है. तो 78 माइनस 24 प्लस 18 कितना आएगा? ये 4 12 6 6 3 3 36 mm ऑफ Hg. राइट आंसर इज सी. Which cell of the kidney are chemoreceptor? Chemoreceptor कौन था? Macula densa. All of the following conditions stimulate renin except diuretic, cardiac failure, cirrhosis and supine position. तो position का कोई रोल नहीं है renin के साथ में. And increase in the permeability of the cell of the collecting tubule due to water due to is increased production of ADH. Collecting tubule में water कब absorb होगा? जब ADH आएगा तभी तो सेल को स्टिमुलेट करेगा. Match the following. ये हो गया था. Loop of Henle. Loop of Henle के लिए आएगा responsible for the concentration of urine. Collecting duct regulate collect urine from A 1 वाला. B में आएगा 1 collect urine from multiple nephron. DCT distal convoluted tubule. It regulate potassium, sodium and calcium and pH. And renal pelvis is a funnel shape too. So right sequence is A3, B1, C4 and D2. C is the right answer. Next है glomerular filtration. Filtrate move through the ascending loop of Henle. The filtrate become more diluted. Why? जैसे से ऊपर जाएगा filtrate dilute क्यों होगा? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है dilute हो रहा है. dilute होने का मतलब solute का अमाउंट कम हो रहा है, पानी का ज्यादा हो रहा है. solute कहाँ जा रहा है? ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे.
यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी जो फ्लूइड है अंदर वाला, इसकी ऑस्मोलिटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी यहाँ पानी ज्यादा हो जाएगा और यहाँ से सोल्यूट बाहर निकल जाएंगे। कौन निकालता है? यहाँ पे एक चैनल बताया था मैंने, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड चैनल। सो ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोल्यूट को रीअब्जॉर्ब करता है। पीछे फ्लूइड ज्यादा बचता है, इसलिए क्या हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, इसमें क्या पूछा है, द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड आयन। वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू आयन बट इम्परमिएबल टू वाटर। बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीअब्सॉर्ब बाय द पीसीटी क्रेटेनिन। द ग्लोमेरुलर डिफर फ्रॉम अदर कैपिलरीज, बहुत बार बताया। प्रेजेंस ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल्स, इफरेंट वेन्यूल्स होना चाहिए बट यहाँ आर्टेरियोल्स है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर इनिशिएशन ऑफ मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रेस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है, उसके लिए क्या होगा, स्ट्रेस रिसेप्टर होंगे स्ट्रेस वॉल के अंदर। डी द रीनल कॉर्पस्कल बताया था, रीनल कॉर्पस्कल इज ग्लोमेरुलस एंड रीनल बॉमन्स कप। बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डायरेक्टली सप्लाई ब्लड टू ग्लोमेरुलस, afferent arterioles. The filtration membrane include all except renal fascia. Which of the following is true about the renal medulla? It contain the renal corpuscle. अभी बताया corpuscle कहाँ होता है, renal corpuscle कहाँ होगा, cortex part में, medulla में नहीं होता है. It contain loop of Henle connecting tubes. Yes. It responsible for filtration. Filtration कौन करता है, glomerulus. और glomerulus कहाँ होता है, cortex में. और ये medulla की बात कर रहा है, मतलब ये भी सही नहीं है. और next लिखा है it is the site of glucose reabsorption. glucose किसमें reabsorb होगा, PCT में. और PCT का part जो आपके cortical nephron है उसका cortex में होगा. तो वो भी आपका आंसर नहीं है, तो आंसर हो गया B. The vasa recta बताया था, किसके पास होगी, lobe of Henle. In the response to decrease BP, which of the following occurs in kidney? Increase GFR नहीं होगा, decrease secretion of renin increase होगा, vasoconstriction of afferent arteriole और release of renin. So आंसर क्या है, release of renin. इसका पेज लास्ट पेज है नहीं इसमें, इतने ही थे क्या, 78. 79 में था, which of the following describe the transport mechanism responsible for reabsorbing glucose in the PCT. ग्लूकोज को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, सोडियम. अभी बताया मैंने, बनाए थे इधर सोडियम एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, सोडियम अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर. तो आंसर इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर. द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम पीटीएच. फिल्ट्रेट का कितना रीअब्जॉर्प्शन, 99. द प्रिंसिपल सेल कहां होती है, इनिशियल पोर्शन ऑफ डीसीटी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस लाइकली टू बी प्रेजेंट इन जीएफआर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या नहीं होगा, लार्ज मोलिकुलर वेट प्रोटीन. नॉर्मली प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड नहीं होते, मैंने बताया था. इसीलिए बॉमन्स कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होता है. अगर प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होते तो वहां पे क्या होता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है. इसलिए राइट आंसर होगा डी. Which part of the nephron play an important role in GF glomerular filtrate reabsorption? So reabsorption सबसे ज्यादा होता है PCD 65%, which is not a function of kidney. ADH hormone synthesis. ADH कौन synthesize करेगा, ADH hypothalamus. Synthesis hypothalamus, production release करना pituitary. Which of the following not considered to be a major renal process? Micturition. Renal process के तीन process थे, filtration, reabsorption and secretion. Which organ is responsible for the production of angiotensinogen? Liver. Blood vessels, nerve ureter जो enter exit enter होते हैं क्या बोलते हैं, renal hilum. Which hormone produced by the kidney and play key role in RBC production? Erythropoietin. Most likely decrease renin release. कौन सी कंडीशन जो है renin release को डिक्रीज करेगी, लो बीपी बढ़ाएगा, डिक्रीज सोडियम इन द डिस्टल ट्यूबुल बढ़ाएगा, इंक्रीज परफ्यूजन इन द एफरेंट आर्टेरियोल्स एंड डिहाइड्रेशन बढ़ाएगा. इंक्रीज परफ्यूजन का मतलब जब किडनी के पास ब्लड ज्यादा आ रहा है उस कंडीशन में रेनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा जब किडनी का परफ्यूजन डिक्रीज होगा. सो सी इज द राइट आंसर. द यूरिनरी ब्लडर इज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल. वॉलंटरी कंट्रोल किसके पास है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल के पास नहीं होता है. द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इन द, कहां होता है बाइकार्बोनेट का रिएक्शन बताया था पूरा, इनडायरेक्टली रीअब्सॉर्ब इन पीसीटी. मैच द फॉलोइंग अगेन. नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज A2, glomerulus is a tuft of capillaries. B3, Bowman's capsule is the cup-like structure. C4, 2, 3, 4, 1. So B is the right answer. The most common early sign of kidney disease is, again ये तो वापस आ गया सेम, और बाकी आगे तो ये क्या है, सब नहीं है. नर्स इज यूटीआई फीमेल में क्यों ज्यादा होता है ये पूछा है, लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू सेकंड. एसी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सेकंड, सेकंड क्या करता है, वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा. स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन रिलीज, यस. इनहिबिशन ऑफ रेनिन रिलीज, नो. स्टिमुलेशन ऑफ सोडियम एक्सक्रीशन, नो. सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा एल्डोस्टेरोन के थ्रू. नेक्स्ट इन स्किज़ोफ्रेनिया, तो सर के क्वेश्चन आ गए. Psychotic symptoms such as hallucination, delusions, disorganized speech and grossly disorganized or catatonic behavior are known as. Positive, very good. Paranoid, शक करना, yes. क्या पूछ रहे हैं, 88 रह गया, मैं नहीं पढ़ा क्या, अच्छा 88 रह गया, ओके उसके साथ में पढ़ लिया. ये नहीं लिखा, पढ़ा तो है ना, तीनों ऑप्शन. डी ऑप्शन नहीं है, ये पूछ रहे आप, डी क्यों नहीं है, डी ऑप्शन की हम बात करें, ये है आपका लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, रेनल ट्यूबल्स, लास्ट पार्ट कलेक्टिंग ट्यूबल्स हो गए यहाँ पे. ये ओपन होगा आपके जो आपका रेनल पिरामिड्स है उसके अंदर, यहाँ पे पेपिला के यहाँ पे, दिस इज द पेपिला. पेपिला से ये छोटे छोटे कप, माइनर कैलिक्स, फिर बड़ा कप, मेजर कैलिक्स. नाउ ये मेजर कैलिक्स से जो यूरिन आएगा वो इस फनल शेप स्ट्रक्चर्स के अंदर ड्रेन होगा, और ये स्ट्रक्चर इससे आगे कंटिन्यू जाएगी. ये तो एक स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इसके पास में, ये एक और स्ट्रक्चर और एक और स्ट्रक्चर,
और पहले ही अपने पास ब्लू कलर है, मैं एक और दूसरा कलर लेता हूँ, ये ग्रीन ले लेता हूँ। ये 3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1 2 एंड 3। समझ रहे हैं? ये जो रीनल पेल्विस होता है वो इसको बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस। जो किसका पार्ट है? यूरेटर का अर्ली पार्ट, दैट इज नोन एज रीनल पेल्विस। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो आर्टरी, ये वेन और ये यूरेटर तीनों एक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू इन और आउट होते हैं। ये इन और आउट होने के लिए इनके ऊपर बनाते हैं एक और बड़ा सा कवर, ये इनका बड़ा कवर है, ये तीनों वायर को एक बड़े कवर में लपेट दिया, तो इस स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहे कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है। तो इसका नाम क्या है? रीनल हाइलम, जिसके थ्रू आपका यूरेटर भी जाता है, यानी पेल्विस भी वही, पेल्विस तो किडनी के अंदर होता है, फिर यूरेटर स्टार्ट होगा, वहीं से वेन आएगी, वहीं से आर्टरी जाएगी, और उस एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम। क्लियर? ये लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे आर्टीरियल ब्लड गैसेस, वो तो हो गया, हो गया है। क्वेश्चन तो सर ने करा दिए और मेरे बाद में भी वापस पढ़ाए ना सर ने, हैं? एक पानी पी ले। लाओ, क्या है? दे दो मुझे, दे दो। क्वेश्चन है पीएच, यही नीचे वाला पीएच है यहाँ पे 39, PCO2 30.4, HCO3 18.9, यही है। लो, सो पीएच, CO2 एंड बाइकार्बोनेट, यही है ना दोनों वैल्यू। मैंने ऊपर नीचे उल्टा तो नहीं लिखा, उल्टा तो नहीं लिखा मैंने CO2 इसको, सही है? हाँ, पीएच नॉर्मल होता है 35 टू 45, CO2 नॉर्मल, और 7.35 टू 7.45, एंड ये 35 टू 45, और ये होता है 22 टू 27, यही होता है। ये इस लिमिट से बाहर है, तो ये क्या है? अब नॉर्मल है। ये भी लिमिट से बाहर है, ये क्या है? अब नॉर्मल, और ये लिमिट के अंदर है। ये मैंने 7.39 है ना, वहाँ पे 39 लिखा क्या? 7 है, आपने भी नहीं लिखा। हाँ, तो मैं भी सोच 39 अगर पीएच है तो आदमी मर जाएगा। पीएच इज 39 तो ऊपर होगा वो कहीं, तो ये क्या है? नॉर्मल। जब पीएच नॉर्मल हो, बाकी दोनों एबनॉर्मल हो, दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड एज कंपनसेटेड एबीजी। सो ये रिजल्ट कौन सा होगा? कंपनसेटेड। जैसे ही आंसर में कंपनसेटेड रिजल्ट आएगा तो नॉर्मल वैल्यू कितनी माननी है? 7.40। अगर इससे कम है तो एसिड, इससे ज्यादा है तो बेस एल्कलाइन। अब ये ज्यादा है या कम? कम है तो क्या लिख दो? एसिडोसिस। अब इन दोनों का मैच करना है हमें। पीएच नॉर्मल से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? पीएच इज डिक्रीजिंग। पीएच का रिलेशनशिप दोनों से याद रखना है, 1 upon CO2 एंड पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। सो पीएच दोनों में कम होगा। अब पीएच कम होगा तो CO2 क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, और बाइकार्बोनेट भी कम होना चाहिए। CO2 पे आ जाओ, CO2 का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है क्या? नॉर्मल से कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो मतलब हमारे इस रिलेशनशिप में मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत आंसर नहीं आएगा रेस्पिरेटरी। ये 18.9 पीएच कम होता है तो बाइकार्बोनेट भी कम होता है, और ये नॉर्मल से कम हो रहा है तो ये मैच कर रहा है, मतलब लिख दो आगे मेटाबॉलिक। आंसर हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड। क्लियर? बाकी सर ने आई थिंक मुझे लगता है एक बार और पढ़ा दिया तो आपको अच्छे समझ आ गया है। अब हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करें? यस, क्या हो गया? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक यस, कुछ डाउट है? 4-5 दिन से मैं आया नहीं था, 3-4 दिन हो गए ट्यूसडे के बाद, तो क्या पता 4-5 दिन में आपके बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो गए हो, अंदर प्रॉब्लम कर रहे हो। होता है जब वुंड होता है, वुंड में पस बच जाता है, फिर बहुत दर्द होता है, वो पस बनने में टाइम लगता है, तो आपके भी डाउट इकट्ठे हो गए हो क्या पता, और फिर पेन हो रहा हो तो निकाल दो आज जो भी है कोई डाउट्स? विटामिन वीएमए वापस बता दे, साइकेट्रिक में पढ़ाया था सर ने, वीएमए साइकेट्रिक में पढ़ाया था, फिर वापस पढ़ना है। अरे मेरे पास कौन क्या पढ़ाता है सब मुझे बताते हैं, चाहे वो सर ने पढ़ाया हो या फिर श्री सर ने पढ़ाया हो या किसी ने कुछ भी पढ़ाया हो। तो वीएमए जो है स्किज़ोफ्रेनिया के मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन में सर ने लिखवाया था, दिखाया था इन्वेस्टिगेशन में। हाँ वेरी गुड, और मैंने भी बताया था उस दिन केटाकोलामाइन का एंड प्रोडक्ट होता है वीएमए। कौन कौन है जो आज पहली बार बैठा है मेरी क्लास में? 1 2 3 4, बहुत सारे आज तो। वेरी गुड, चलो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, आप सब लिए आ ही नहीं रहे, आईवी फ्लूइड। तो जब आप हॉस्पिटल के अंदर, अरे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता है आप लोगों को, मैं तब से थोड़ा अलग ही गुस्सा आ रहा है मुझे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं आए, नहीं निकले, बट आप लोग चाह रहे हो कि निकल जाए, ठीक रहेगा, और किसी पे निकलेगा तो फिर बाद में 4 दिन तक मूड ऑफ रहेगा फिर आपका, क्यों करना है ऐसा? सो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, आईवी फ्लूइड। आप हॉस्पिटल में गए होंगे, वेरियस बॉटल्स आप देखते हैं, कभी आरएल लाते हैं, कभी एनएस लाते हैं, कभी डीएनएस लाते हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हो आप लोग, और पता नहीं चलता इसको एनएस क्यों लगा रहे हैं, इसको डीएनएस क्यों लगा रहे हैं, इसको आरएल क्यों लगाया, इसमें कुछ ऑयल लगाया, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मेटल लगा रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं ऐसा। तो वो सारा जो यूजेस है आईवी फ्लूइड्स का, वो सारा हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड कितने होते हैं और कौन से फ्लूइड को हम कहां यूज करते हैं, उसका क्या पर्पस है यूज करने का, कब यूज करेंगे, वो सारा हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड का जो मेन पर्पस है वो है अपनी बॉडी फ्लूइड को रिप्लेस करना। बॉडी के अंदर जो आपका फ्लूइड है उसका अमाउंट अगर कम हो गया तो उसको क्या करता है, ये रिप्लेस करता है। सो रिप्लेसमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में कितना फ्लूइड होता है, कहां कहां होता है, वो पता है तो इसको समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं जस्ट एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन कर रहा हूं जिसको मैं
इधर लिख रहा हूं बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स। जब हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं नॉर्मल एडल्ट की, किसी भी एडल्ट के बॉडी वेट की बात करें तो उसके बॉडी वेट का नियर बाई 60%, जो भी बॉडी वेट है एडल्ट पर्सन का, उसका 60% उसकी बॉडी में क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। सो 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट किसके अंदर, एडल्ट में। अगर मेरी आपकी बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर 60% क्या है, वाटर है, और 40% जो है वो सॉलिड मास है, बोन का या टिश्यू का जो भी है उनका मास का वेट है 40%, और रिमेनिंग 60% किसका होगा, बॉडी जो है वो इसका होगा। सो इसीलिए आप देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है, if you are losing the water in high amount, then your body weight will lose very fastly, बहुत क्विक वेट लूज होता है वाटर लॉस होने से, कंपेयर टू एक्सरसाइज करके आप थक भी जाओगे तो वेट लूज नहीं होगा। लेकिन वेट लूज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वाटर लॉस करना। वाटर लॉस करने के लिए जाएगा आप एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ेंगे, आगे डिजीज आएगी साइकेट्रिक में, जहां पे पर्सन को लगता है कि वो बहुत मोटा है और वो अपने वेट लूज करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करता है। आउट ऑफ देम वन वे इज यूज ऑफ डायलिटिक थेरेपीज, डायलिटिक यूज करता है, टैबलेट यूज करता है डायलिटिक की, उससे बहुत ज्यादा यूरिन बनेगा और बॉडी से यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो उससे वाटर लॉस होगा और उससे उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाटर लॉस होना बॉडी का वेट बहुत क्विकली क्या करता है, डाउन करता है। अदर ग्रुप की बात करें तो इन आवर ओल्ड एज इट इज नियर बाई 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट इन एल्डरली और ओल्ड जो लोग हैं, ओल्ड पर्सन है, उनमें कितना होता है, 55% उनके वेट का क्या होता है, वाटर होता है उनकी बॉडी वेट का। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, ऑलरेडी पर्सन ओल्ड एज में है, ऑलरेडी वॉल्यूम कम हो गया है, बॉडी का वेट भी कम होगा और उसमें 55% ही वाटर होगा। इन ड्यू टू एनी रीजन, लाइक अगर बॉडी में वेट वाटर लॉस होता है, नॉट वेट सॉरी, ड्यू टू एनी रीजन, लाइक पर्सन को डायरिया हो गया ओल्ड पर्सन को, या और किसी वजह से उसका वाटर लॉस होता है, तो उस पर्सन में कंपेयर टू एडल्ट पर्सन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगे। एक तो ऑलरेडी वीक है, ओल्ड एज में है, और उसके बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम है, 55% ही है, और उसमें से भी अगर वाटर लॉस हो गया तो बहुत क्विकली क्या आएंगे उसके अंदर, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कंपेयर टू एडल्ट। एडल्ट बॉडी उसको कंपनसेट कर सकता है, बट ओल्ड एज में आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा मिलेंगे। थर्ड जो ग्रुप आता है वो आता है बच्चे, इन्फेंट पीडियाट्रिक। सो पीडियाट्रिक की बात करें तो नियर बाई 80% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ये है पीडियाट्रिक के अंदर। और यही रीजन होता है बच्चों के अंदर भी, जब डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, तो बच्चों के अंदर आप देखेंगे वेट बहुत क्विकली लूज होता है बच्चों का, और बोला जाता है कि बच्चों को जितना हो सके ओआरएस पिलाते रहो, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वाटर ही है केवल, वेट किसका है सारा, वाटर का ही, और वही सारा लूज कर दिया तो बच्चा ऐसे हो जाएगा, छोटा सा बच्चा ऐसे एक हाथ से उठने, एक हाथ से उठता है वैसे ही, पर वो अंगुली से उठ लोगे आप, वेट ही नहीं, बिल्कुल दुबला पतला, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बॉडी फ्लूइड में अल्ट्रेशन होने पे सबसे प्रॉब्लमेटिक ग्रुप जो है वो कौन से है, तो आंसर होगा आपका ओल्ड एंड पीडियाट्रिक ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, और इनमें आपको ज्यादा ऑब्जर्वेशन रखना होता है कंपेयर टू एडल्ट। क्लियर, ये तो है परसेंटेज ऑफ बॉडी फ्लूइड इन डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप, याद रहेगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि एक पर्सन एडल्ट पर्सन का नॉर्मल वेट हम कंसीडर करते हैं 70 केजी, यस, सो इसका 70 केजी जो वेट है, इसमें इसका वाटर का कंटेंट कितना होगा, तो 70 का कितना है, 60% निकाल लो, ये जीरो से जीरो कट कर दिए, पीछे बच गया आपके 42 लीटर। सो एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन जिसका बॉडी वेट अगर 70 केजी है, तो उसके अंदर वाटर कितना है, 42 लीटर। चलिए अब मैं इस बॉडी फ्लूइड को डिवाइड करता हूं दो पार्ट में, बॉडी फ्लूइड्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट या सेलुलर फ्लूइड, एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मींस, इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, आईसीएफ, एंड इसको हम बोलते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर मींस द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो किसके अंदर होगा, सेल के अंदर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, जो सेल के बाहर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड हमने निकाला था कितना था, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, और अगर हम लीटर में लिखे तो नियर बाई 42 लीटर। ये किसके लिए, एडल्ट पर्सन के लिए जिसका वेट कितना है, 70 केजी। आउट ऑफ दिस 42 लीटर अगर हम यहाँ डिवाइडेशन करें तो मेजर कंपोनेंट और द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट ऑलवेज प्रेजेंट इन इनसाइड द सेल, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कहां प्रेजेंट होता है, आंसर शुड बी इंट्रासेलुलरली वी हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, एंड इट इज नियर बाई, वी विल राइट 2/3 कहां पे होगा, इंट्रासेलुलर में, और 1/3 कहां पे होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में। अगर हम परसेंटेज लिखे तो नियर बाई 70% आपका कौन होता है, इंट्रासेलुलर, और नियर बाई 30% क्या होता है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर। 30% एंड 70%। अब इंट्रासेलुलर ये तो सेल के अंदर वाला फ्लूइड है, ये सेल है, और इसके अंदर जो भी फ्लूइड बराबर है वो सारा क्या हो गया, इंट्रासेलुलर। इसमें तो कोई अदर टाइप होता नहीं है, इंट्रासेलुलर तो इंट्रासेलुलर ही होगा, वो सेल के अंदर ही होता है, तो एक ही होता है, उसका कोई फर्दर सब टाइप नहीं होता है। एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड है इसके सब टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स है, सो देयर आर 2 टाइप्स, जो मैंने पहले भी लिखवाए थे, आप लोगों को याद होंगे। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसको हम 2 टाइप्स यहाँ लिखते हैं, वन इज सर्कुलेटिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड सेकंड वन इज नॉन सर्कुलेटिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सर्कुलेटिंग का मींस योर ब्लड, जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, बॉडी में घूमता रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग। एंड नॉन सर्कुलेटिंग का मींस द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल which is known as interstitial fluid, or the fluid which is present in body cavities or body joints, like ये आपका CSF, आई के अंदर जो फ्लूइड आपका विट्रस, इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ये जो भी फ्लूइड्स हैं वो सारा किसमें आता है, नॉन सर्कुलेटिंग के अंदर। सो दो टाइप, सर्कुलेटिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड नॉन सर्कुलेटिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सर्कुलेटिंग के अंदर एक ही आएगा जिसको हम बोलते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, इंट्रावास्कुलर,
इंट्रावास्कुलर यानी इनसाइड द वेसल। एंड इसके परसेंटेज की बात करें तो नियर बाई कितना होता है, 6%, नियर बाई 6 और 7 6% हम मानते हैं लगभग। और अगर नॉन सर्कुलेटिंग की बात करें तो इसके दो टाइप हो गए, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां प्रेजेंट रहेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इंटरस्टिशियल स्पेस किसको बोलेंगे, स्पेस बिटवीन टू सेल, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। लाइक ये बहुत सारी सेल, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल, ये तीसरा सेल, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे बहुत सारी मल्टीपल सेल्स हैं। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो तो हो गया आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इनसाइड द सेल इज इंट्रासेलुलर। एंड इनके बीच में जो आपका ये गेप दिख रहा है आपको, लाइक मैं दूसरा कलर यूज करता हूं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे फ्लूइड होगा इधर, this gap is known as interstitial space, इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं interstitial space, and this fluid which is in blue color that is known as interstitial fluid, and this is the highest amount in extracellular fluid, और ये होता है nearby 20, टोटल में लिखा था 30%, उसमें से 22% आपका ये होता है, 6 to 7% लगभग ये होता है, और 1 to 2% जो बचेगा वो तीसरा टाइप होगा जो इसमें है नॉन सर्कुलेटिंग के अंदर, the interstitial fluid, and then one is transcellular fluid, transcellular fluid, transcellular fluid which is present in your body cavities and joints। transcellular क्या होगा तो बॉडी कैविटी और जॉइंट्स, दिस इज नोन एज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये होगा आपका नियर बाई 1 to 2%, 1 to 2%, सॉरी ये नहीं है, क्लियर। सो दिस इज द होल क्लासिफिकेशंस ऑफ योर फ्लूइड्स, वेरियस फ्लूइड है। अगर हम यहाँ इसका अमाउंट निकालें 42 लीटर यहाँ पे था, 42 लीटर का 2/3 किसमें होगा, इंट्रासेलुलर में, सो ये होता है नियर बाई 28 लीटर जो कहाँ होता है इंट्रासेलुलर के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर का होता है नियर बाई 14 लीटर। हो गया ये, हटा दे बॉडी फ्लूइड, क्लियर। सो ये हमने बॉडी फ्लूइड यहाँ कर दिया एक स्लाइड में, आएगा, दिख रहा है, वेरी गुड, इसको भी देख पा रहे हैं फिर तो अच्छी बात है। सो दिस इज बॉडी फ्लूइड। नाउ अगर इस बॉडी फ्लूइड में किसी भी फ्लूइड का लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो फिर हम रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड यूज करेंगे, उनको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें, हो गया ये, हटा दें। नेक्स्ट इज देन आईवी फ्लूइड। सो बॉडी फ्लूइड तो हो गया, ये सारा लिख लिया, 60 80 55 ये सारा भी हो गया। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड। सो आईवी फ्लूइड की बात करें, दीज आर सिंथेटिक फ्लूइड्स हैं जो हमने बनाए हैं फैक्ट्रीज के अंदर, बोतल पैक्ड फ्लूइड है जो आपके ब्लड की कंपोजिशन के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। इट इज लाइक योर ब्लड कंपोजिशन, और ब्लड कंपेटिबिलिटी होती है, ब्लड बॉडी के कंपेटेबल फ्लूइड है जो बॉडी में आप दे सकते हैं, और बॉडी इसके लिए पूरी तरह से कंपेटेबल होती है। सो आईवी फ्लूइड की बात करें, व्हाट इज आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड थेरेपी कंसिस्ट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, colloids, or a combination of both, either you can give crystalloids fluid, crystalloids का मतलब the types of IV fluid which is having multiple crystals, crystals like your sodium chlorides, crystals of sodium chlorides, crystal of sugar dextrose fluid आता है, RL जिसमें multiple crystals होंगे आपके, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एसीटेट, बाइकार्बोनेट, सो ये सारे फ्लूइड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स फ्लूइड। कॉलोइड फ्लूइड का मतलब जो क्लियर फ्लूइड होते हैं, और ऑस्मोलिटी की बात करें थोड़े थिक फ्लूइड्स होते हैं, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कॉलोइडल फ्लूइड्स के अंदर एक एग्जांपल जो आप पढ़ा होगा पहले भी, वन इज एग्जांपल इज ब्लड। ब्लड कौन सी ग्रुप में हम पढ़ते हैं, कॉलोइडल फ्लूइड के अंदर आएगा, उसके साथ में डेक्स्ट्रॉन, जिलेटिन, हेस्ट्रॉन, ये जो फ्लूइड्स आते हैं ये सारे हम किसमें पढ़ते हैं, कोलोइड फ्लूइड के अंदर, तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्लियर है। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड कितने टाइप के होंगे, ये लिखिए ना डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स। ट्यूसडे टेस्ट के अंदर इस बार सिर्फ एनाटॉमी के एमसीक्यूज थे, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है आपके एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आपको पढ़ना है, जो इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़े थे वो सारे आपको पढ़ के आने हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़े थे। उसके बाद एबीजी के एमसीक्यू सर देंगे, मैं नहीं दूंगा, पढ़ना तो है ही, उधर देंगे चाहे इधर देंगे, पढ़ना क्वेश्चन तो वही होते हैं, पर मैं नहीं दूंगा, सर देंगे। तो आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस के एमसीक्यूज, और उसके साथ में उसके बाद क्या पढ़ा था, यही बता दूंगा ये आपको। अगर मेरी क्लास ऑफ आईवी फ्लूइड कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड के टाइप की बात करें, कितने टाइप का आईवी फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कितने टाइप का होगा। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज, जो हमने अभी लिखे थे, मैंने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखवाए थे आपको, क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स में क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं,
आपको ये भी क्लियर देखने को मिलेगा, पर इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्रिस्टल रहेंगे, लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सारे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। और कोलोइडल फ्लूइड जिसके अंदर थिक फ्लूइड है और इनमें क्रिस्टल नहीं रहेंगे। दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टल फ्लूइड है, ये जो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है, ये आपकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकते हैं। द क्रिस्टलॉइड फ्लूइड कैन क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन and allow fluid move from intercellular to extracellular or extracellular to intracellular, but the colloidal fluid does not cross the semi permeable membrane। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, और जब क्रॉस नहीं कर सकते तो इट मींस ये सिर्फ कहां प्रेजेंट रहेंगे, आपने जहां लगाया वही रहेंगे। कहां लगाया, ब्लड वेसल्स में, तो ये सिर्फ किस रहेंगे, ब्लड वेसल्स में रहेंगे। और ब्लड वेसल्स में रहने से किसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। इसलिए हम इसको अदर वर्ड में कभी-कभी पूछते हैं एग्जाम में, तो इनको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपांडर फ्लूइड। ये क्या करते हैं, ब्लड के वॉल्यूम को एक्सपांड करते हैं, मूवमेंट होगा नहीं तो सारा कहां रहेगा, ब्लड में। सो कोलोइडल फ्लूइड इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम एक्सपांडर, वॉल्यूम एक्सपांडर। क्रिस्टलोइड फ्लूइड की बात करें तो these crystalloid fluid are further divided into three types। The first one is hypertonic solution, hypertonic fluid या solution। Second one is isotonic fluid and third one is hypotonic fluid, hypotonic fluid। So these are the types of crystalloid fluid। जो crystalloids होते हैं उनके कितने types होंगे, तो आंसर होगा there are three types। One is hypertonic, second one is isotonic and third one is hypotonic। डिटेल में इनको पढ़ेंगे हम अभी वन बाय वन। एग्जांपल्स की बात करें, hypertonic, all the normal saline fluid which is above 0.9%। नॉर्मल सेलाइन का कोई भी टाइप जिसका परसेंटेज कितना है, 0.9% से ज्यादा, लाइक 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 20, 25, जो भी परसेंटेज का नॉर्मल सेलाइन है वो सारा किसमें आता है, हाइपरटोनिक में। तो NS 3%, 5%, ये सारे किसमें आते हैं, हाइपरटोनिक में। उसके अलावा अदर लाइक DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन आता है। उसके अलावा आपके D5, D10 जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस आते हैं, ये भी किस टाइप के सॉल्यूशंस है, हाइपरटोनिक। कुछ एग्जांपल्स है। आइसोटोनिक एग्जांपल्स की बात करें आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे नॉर्मल सेलाइन 0.9% एज वेल एज RL, रिंगर, लैक्टेट, दीज आर द आइसोटोनिक। एंड बच्चों के अंदर हम यूज करते हैं आइसोलाइट P, आइसोलाइट P। सो दीज आर द आइसोटोनिक। एंड हाइपोटोनिक की बात करें तो ऑल द फ्लूइड इन नॉर्मल सेलाइन कैटेगरी व्हिच इज बिलो 0.9%, 0.9 से ऊपर है हाइपर, 0.9 से नीचे है हाइपो, और जो 0.9 है वो आपका आइसोटोनिक। तो 0. बिलो 0.9 यानी 0.45% नॉर्मल सेलाइन, जिसको हम बोलते हैं हाफ NS, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ NS। आपका 0.33% NS, इसको हम बोलते हैं 1/3 NS, 10/3। 0.225% NS, दिस इज नोन एज 1/4 NS। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, हाइपोटोनिक सलाइन या सॉल्यूशंस। बस ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन किसका, क्रिस्टलोइड्स का। तीनों टाइप्स हो गए क्रिस्टलोइड्स के। कोलोइडल के अंदर टाइप्स नहीं है, इसमें जस्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कोलोइडल के अंदर लाइक डेक्स्ट्रॉन, एल्बुमिन, जेटिन, ये सारे क्या एग्जांपल किसके हैं, कोलोइडल्स के अंदर। सो दिस इज द क्लासिफिकेशंस। अब मूव करते हैं टाइप्स के बाद नेक्स्ट, जो इसके वन बाय वन जो इसके क्लासिफिकेशन है उनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलोइड के साथ स्टार्ट करेंगे। लिख लिया, साइकेट्रिक में कहा क्या चल रहा है अभी, लिख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट ये क्लासिफिकेशन जल्दी से करें फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मल सेलाइन 0.9% NS, सबने दिया है। आईवी फ्लूइड सबने दिए होंगे, अभी देखते हैं क्या कि आपने देते टाइम क्या ध्यान रखते हो क्या नहीं दिया है। तो ये लिख लिया, हटा दे। सो फर्स्ट इज क्रिस्टलोइड, एंड क्रिस्टलोइड्स के अंदर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दीज आर द क्लियर मेड अप ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्रिस्टल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यहां प्रेजेंट रहेंगे, वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दो, आपका क्या बन गया, क्रिस्टलोइड्स फ्लूइड बन गया। इट कैन क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अभी बताया था क्रिस्टलोइड्स फ्लूइड कैन क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट कोलोइडल फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। टाइप्स लिखी थी आपने, वापस नहीं लिखने। फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे, पहला टाइप लिखो आप, आइसोटोनिक फ्लूइड। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका आइसोटोनिक फ्लूइड। इन क्रिस्टलोइड्स फर्स्ट टाइप इज आइसोटोनिक फ्लूइड। लिख लिया, स्टार्ट करें आइसोटोनिक फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्रिस्टलोइड्स के अंदर पहला टाइप क्या है आपका, आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक क्या होता है उसकी बात करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ये आईवी फ्लूइड, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे आईवी लाइन। ये जो दो टॉपिक होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फंडामेंटल में आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये जो दो टॉपिक है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, आईवी फ्लूइड्स और उसके साथ में आईवी
लाइंस होती है, जो भी आईवी लाइंस है वो सारी मैं आपको यहाँ पे अभी पढ़ाऊंगा। सो ये लिख लिया आइसोटोनिक। अगर हम नाम की बात करें, इस नाम में क्या है आइसोटोनिक के अंदर, सो दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस टॉन। आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो मींस इक्वल, एंड टॉन मतलब टॉनसिटी, टॉनसिटी या ऑस्मोलिटी, फ्लूइड की टॉन, या इसको हम अदर वर्ड में क्या लिख सकते हैं ऑस्मोलारिटी। आपने दो वर्ड पढ़े होंगे ऑस्मोलारिटी एंड ऑस्मोलारिटी, पढ़े या पढ़ लिया ऐसे, ये की है दोनों ऑस्मोलारिटी एंड ऑस्मोलारिटी, बोथ आर सेम और डिफरेंट। सो ये जो दो वर्ड हम यूज करते हैं, बस इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आर आता है और यहाँ पे एल आता है, बाकी पूरा सेम है। ऑस्मोलारिटी जब लिखा हुआ है और जब ऑस्मोलारिटी लिखा होता है तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको याद रखना है। जब आप ऑस्मोलारिटी की बात करते हैं, दोनों में हम मेजरमेंट जो कर रहे हैं वो फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी है, थिकनेस है, उसी को मेजर कर रहे हैं, बट हम यहाँ जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन मेजर करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से होगा। ऑस्मोलारिटी में जो सोल्यूट आप कंसिडर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो पर केजी में होगा। जब हम लिखेंगे ब्लड ऑस्मोलिटी इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, अगर आपने पर लीटर लिखा है तो इसका मतलब उसको किसमें मेजर किया हमने, ऑस्मोलारिटी के साथ किया है। अगर मैं लिखूं कि ब्लड ऑस्मोलिटी इज 300 मिली ऑस्मोल पर केजी, तो फिर आपका वहां क्या होगा ऑस्मोलारिटी। सो लिटी का मतलब हम किसमें मेजर करते हैं पर केजी में, और ऑस्मोलारिटी का मतलब हम किसमें करते हैं पर लीटर। सो जब आप सोल्यूट कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं किसी भी फ्लूइड में, इफ यू आर मेजरिंग इन किलोग्राम देन इट इज ऑस्मोलारिटी, एंड इफ यू आर मेजरिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन इन अ फ्लूइड इन पर लीटर देन इट इज नोन एज ऑस्मोलारिटी। एंड बेसिकली वी आर मोस्ट कॉमनली यूजिंग लीटर मेजरमेंट, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे पर लीटर लिखते हैं। ऑस्मोलारिटी जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, याद रहेगा। चलिए डिफरेंशिएशन के लिए जो याद रखना है कि यहाँ पे एल आता है, एल फॉर लीटर, तो एल फॉर लीटर नहीं लिखना है, ऐसे याद रखना है उल्टा, अगर लीटर लिखा तो मतलब आंसर गलत हो जाएगा, बस ये याद रखना है। सो इस वर्ड का मीनिंग और इस फ्लूइड का मीनिंग क्या है, तो आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब है कि जिनकी ऑस्मोलिटी होती है इक्वल, किसके इक्वल, ब्लड के इक्वल। ऐसे फ्लूइड द टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड व्हिच हैविंग इक्वल ऑस्मोलिटी टू द ब्लड, ये ब्लड है एक कंपार्टमेंट में, इधर ब्लड रखा हुआ है और इधर आपने एक आईवी फ्लूइड ये वाला रखा है, जो ब्लड की ऑस्मोलिटी होगी, ये ब्लड है और ये फ्लूइड है, द ऑस्मोलिटी ऑफ द ब्लड इज, ब्लड ऑस्मोलिटी इज 272, 300 और 310 तक हम लिखते हैं 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। सो द सेम टाइप ऑफ ऑस्मोलिटी आल्सो प्रेजेंट इन आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड की ऑस्मोलिटी भी किसके बीच में होगी 272 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऐसे आईवी फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड। द टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड व्हिच इज हैविंग ऑस्मोलिटी व्हिच इक्वल टू द ब्लड दैट इज नोन एज आइसोटोनिक फ्लूइड। जब ऑस्मोलिटी इक्वल होगी, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो देयर इज नो मूवमेंट, दोनों के अंदर इस तरह का कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जब दोनों में इक्वल है ऑस्मोलिटी, दोनों के अंदर सोल्यूट भी सेम है सॉल्वेंट भी सेम है, तो किसी तरह का कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये जो फ्लूइड होते हैं इनका मेन पर्पस होता है मेंटेनेंस करने के लिए, आपकी बॉडी में डाइजेशन हो गया उसको मेंटेन करना है, या फ्लूइड लॉस हो रहा है जिसमें इक्वल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लॉस हो रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक वाली सिचुएशन नहीं है, ऑस्मोलिटी दोनों की इक्वल है इसलिए कोई मूवमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये पहला क्लियर। यहाँ पे आइसोटोनिक फ्लूइड का मीनिंग क्या हो गया, द टाइप ऑफ फ्लूइड व्हिच इज हैविंग ऑस्मोलिटी व्हिच इक्वल टू द ब्लड। आइसोटोनिक फ्लूइड कंटेन इक्वल सोल्यूट एंड इक्वल सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का रेशो जो होता है वो इक्वल रहेगा, और ये किसके इक्वल रहेगा ब्लड के इक्वल रहेगा, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड। एग्जांपल्स आर नॉर्मल सेलाइन आरएल एंड D5W, ये भी एक याद रखना एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी। डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, D5W क्या है डेक्सट्रोज 5% इन प्लेन वाटर। यहाँ पे वाटर का और अदर फ्लूइड में डिफरेंस होता है कि वाटर जो हम यहाँ यूज करेंगे वो प्लेन वाटर होगा, और जो प्लेन वाटर होता है उसमें कोई भी सोल्यूट नहीं होता, देयर इज नो सोल्यूट प्रेजेंट इन आवर प्लेन वाटर डिस्टिल वाटर। इस वजह से जो D5W रहेगा उसकी ऑस्मोलिटी D5 जो रहता है D5% जो होता है या DNS जो होता है उससे कम रहेगी, और ये किसके इक्वल रहेगा ब्लड के इक्वल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। एंड आइसोलाइट P, आइसोलाइट P से याद रखना है P फॉर पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज होने वाला मेंटेनेंस फ्लूइड आंसर इज आइसोलाइट P। तो वो मैं आगे पढ़ूंगा अभी। तो सबसे पहले ये NS 0.9% लिखना है यहाँ पे, NS 0.9%। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट फ्लूइड इज नॉर्मल सलाइन 0.9%, लिख लिया। द फर्स्ट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड दैट इज नॉर्मल सलाइन 0. पहले वाला नहीं लिखा, हो गया 0.9% नॉर्मल सलाइन 0.9%, या जिसको हम क्या बोलते हैं NS 0.9%। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सलाइन नॉर्मल सलाइन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सलाइन कौन सा है नॉर्मल सलाइन। तो क्या है इसके बारे में स्पेसिफिक, इट्स एन आइसोटोनिक फ्लूइड, अभी लिखवा दिया ऑलरेडी। ऑस्मोलिटी आपको याद रखनी होगी, हर एक फ्लूइड की एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर हम इस नॉर्मल सलाइन की बात करें तो ऑस्मोलिटी इज नियर बाय 308, कितनी होती है इसकी 308। सो ऑस्मोलिटी इज 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर, एंड यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक है सोडियम और एक क्लोराइड, दोनों की क्या होती है इक्वल इक्वल 154। तो ब्लड की ऑस्मोलिटी है वो 272, 310 में बोला था, इसको 10 तक हम मानते हैं मिली ऑस्मोल पर लीटर। सो ये, और एवरेज अगर पूछे तो 300, ओनली अगर एवरेज पूछे तो 300, 290 300। ये जो ऑस्मोलिटी है इसके नियर बाय आपको ऑस्मोलिटी मिलेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। सो 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर, सोडियम इज 154 एंड क्लोराइड इज 154, दोनों को टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा। पीएच, पीएच की बात करें तो नॉर्मल सलाइन 0.9 इज स्लाइटली
एसिडिक सॉल्यूशन, स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच आपने पढ़ी होगी, जो पीएच स्केल होता है वहां पे 7 इज अ न्यूट्रल पॉइंट, इफ इट इज गोइंग बिलो 7 इट इज एसिड एंड इफ इट इज गोइंग अबव 7 इट इज अल्कलाइन। सो जब फ्लूइड की पीएच हम बात करते हैं तो वहां पे हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल पॉइंट इज 7 और 7 से कम है तो एसिड और 7 से ज्यादा है तो बेस। तो यहाँ पे पीएच 6 है मतलब ये 7 से कम है, इसका मतलब ये कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक फ्लूइड है आपको। नेक्स्ट इज यूजेस, व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ नॉर्मल सलाइन, कहां का यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन को। तो एक तो रिप्लेसमेंट फ्लूइड हो गया जो हम यूज कर सकते हैं बॉडी के अंदर, उसके अलावा और कहां यूज करते हो। एक और इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आता है ब्लड के साथ में जो कंपेटेबल फ्लूइड है, जितने भी फ्लूइड्स हम पढ़ते हैं आईवी फ्लूइड में, द फ्लूइड व्हिच इज कंपेटेबल टू ब्लड दैट इज नॉर्मल सलाइन 0.9%। इसलिए जब हम बीटी सेट लगाते हैं वही वाला, और उसमें एक तरफ ब्लड लगाते हैं दूसरी तरफ आप ये आईवी सेट में -0.9% का 100 ml का बोतल लगाते हैं, और जब एंड होता है तो फ्लश करने के लिए ट्यूबिंग के अंदर जो भी ब्लड है उसको फ्लश करने के लिए हम यूज करते हैं 0.9%। अदर यूज नहीं करना, नहीं तो क्रिस्टल बन जाएंगे। सो कंपेटेबल विद ब्लड प्रोडक्ट्स कौन सा है, 0.9। वैसे ब्लड के अंदर कोई भी आईवी फ्लूइड या कोई भी ड्रग्स या कुछ भी सब्सटेंस मिक्स नहीं करना होता है, इसका पर्पस है कि अगर आप जो ट्यूबिंग है उनमें ब्लड रह जाता है, बीटी स्टेट जो होता है उसमें नियर बाई 30-40 ml 50 ml ब्लड प्रेजेंट होता है, अगर आप उसको फ्लश नहीं करेंगे तो ब्लड पेशेंट को नहीं मिलेगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो उसको फ्लश करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन, या फिर लाइन को एयर को निकालने के लिए, डी एयर करने के लिए आप नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद ब्लड स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूजेस में यस, आवाज नहीं आ रही, मोस्टली यूज्ड इन इंट्रावास्कुलर फ्लूइड रिसब्स्टिट्यूशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट लॉस, इट इज कंपेटेबल विद ब्लड और पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, पीआरबीसी के साथ में या ब्लड के साथ में कंपेटेबल फ्लूइड पूछे तो आंसर होगा आपका नॉर्मल सलाइन। उसके अलावा कुछ अदर यूजेस लाइक जितनी भी हम एंटीबायोटिक्स जो डाइल्यूट करके देते हैं वो सारी किसमें डाइल्यूट होगी, दिया होगा सबने 100 ml बोतल में मिक्स करके देते हैं। सो ड्रग के साथ में भी ये सबसे ज्यादा कंपेटेबल फ्लूइड है। अदर फ्लूइड्स आप देंगे तो वहां पे क्रिस्टल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ड्रग कंबाइन करके ऐसे ग्लोब्यूल्स बना देगी, लेकिन ये सबसे कंपेटेबल फ्लूइड में आता है। सो टू डाइल्यूट ड्रग्स, एक वैक्सीन भी हम इसमें डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन में, दैट इज बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि बीसीजी वैक्सीन को किस पे डाइल्यूट करते हैं, तो आंसर होगा नॉर्मल सलाइन के अंदर। नेक्स्ट, वेरियस इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन करना है, बाउल इरिगेशन करना है, आई इरिगेशन करना है, नेजल इरिगेशन करना है, ईयर इरिगेशन करना है, और कोई भी बॉडी के पार्ट को इरिगेट करना है, तो वी विल यूज नॉर्मल सलाइन 0.9% बिकॉज़ इट इज आइसोटोनिक फ्लूइड, सो इट विल नॉट एब्सॉर्ब फ्रॉम द सेल। आइसोटोनिक है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जितना आप लेंगे उतना सारा बाहर आएगा, और ये इरिगेट करके क्लीन कर देगा। तो बॉडी के अंदर इरिगेशन के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं। सो दीस ऑल आर द यूजेस ऑफ नॉर्मल सलाइन 0.9%। इसका एक और क्वेश्चन जो कभी-कभी एग्जाम में लाइक आई थिंक 2 3 3 4 साल पहले आया था, एक नॉर्मल सलाइन 0.9% माउथ वॉश के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया, डॉक्टर एडवाइस टू अ पेशेंट फॉर माउथ वॉश विद 0.9% सलाइन एट होम, एंड डॉक्टर ने जो है बोतल खरीदने के लिए मना किया, आप घर पे ही बना सकते हो। उसको क्या बोला पेशेंट को, यू प्रिपेयर नॉर्मल सलाइन 0.9% एट होम, आप खुद ही बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस 500 ml नॉर्मल सलाइन 0.9%, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट यू शुड ऐड इन 500 ml वाटर। 500 ml आपको घर पे 0.9% नॉर्मल सलाइन बनाना है, सॉल्ट जिसमें NaCl होता है, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड वही डालना है। अब उसमें कितना सॉल्ट डालोगे कि ये 0.9% बन जाएगा, 500 ml 0.45 ग्राम। ओके, और कुछ, यस सब उनके साथ एग्री है, और कोई 0.45 ग्राम। सो एग्जाम की अगर हम बात करें और ये जो क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जब भी आपको घर पे बनाना है नॉर्मल सलाइन 0.9%, तो कितना सॉल्ट ऐड करना है वो हम बात करें। क्वांटिटी कितनी पूछी आपसे, 500 ml, सो 500 इसका कितना परसेंटेज आपको चाहिए, 0.9%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.9%, ये दो जीरो से दो जीरो कट हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4.5 ग्राम। सो आप क्या करो, 500 ml वाटर लें और उसमें 4.5 ग्राम क्या डाल दो, सोल्ट डाल दो, आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 0.9% नॉर्मल सलाइन 500 ml बन जाएगा। इफ somebody asks you prepare 1 liter 0.9%, तो you should multiply by 1 liter divided by 100, it will be 9 ग्राम, नॉट परसेंट, 9 ग्राम। सो 1 लीटर लेना है तो 9 ग्राम सोल्ट डाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा, 0.9% आपका सलाइन बन जाएगा। क्लियर, याद रहेगा, सिंपल सा है। तो अगली बार पूछे तो आंसर लिख देना है। अगर किसी ने आपसे पूछा 1% बनाना है तो यहाँ 0.9 की जगह कितना लिख दो, 1 लिख दो। 500 का बनाना है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 00, ये आ गया 5%। अगर आपको 5 लीटर में 5 ग्राम सॉरी 1% बनाना है तो उसमें 5 ग्राम डाल दो, इजी है। चलो ये हो गया आगे नॉर्मल सलाइन कंप्लीट। अगला सलाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट सलाइन कौन सा है, रिंगर लैक्टेट या RL या LR के नाम से भी कभी-कभी होती है, उल्टा लिख देता है LR, लैक्टेट रिंगर। सो रिंगर लैक्टेट इज आल्सो है आइसोटोनिक फ्लूइड। इस फ्लूइड की बात करें तो इसके बहुत सारे सीक्वेंस बनते हैं। सबसे पहला, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनमें सबसे बेस्ट जो आपकी सेल के लिए या बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है वो कौन सा सॉल्यूशन है, RL या जिसको हम बोलते हैं रिंगर लैक्टेट।
Why it is best solution or why it is most physiological solution? Because it is a multi इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसका नाम भी है ये मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जब आप इसकी कंपोजिशन देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे इसके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक आपके पेशेंट में अगर फ्लूइड, जैसे यहाँ पे इंजरी हो गया और ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस होने पे मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे या ओनली वन और टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे? मल्टीपल लॉस होंगे। एंड रिप्लेसमेंट करने के लिए भी आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, रिक्वायर्ड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैविंग मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच रिप्लेस ऑल द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच लॉस्ट ड्यूरिंग द ब्लड लॉस। इसीलिए सबसे फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं? रिंगर लैक्टेट, या सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, पोटेशियम भी है, बाइकार्बोनेट भी है, उससे क्या होंगे? मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके? रिप्लेस नहीं। सो ये, उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो इसका पूछ सकते हैं कभी-कभी, तो इट इज आल्सो नोन एज हर्टमान सॉल्यूशन, आल्सो नोन एज हर्टमान सॉल्यूशन। It is also known as Hartmann solution. पूछे आपसे कोई which fluid is known as Hartmann solution, तो आंसर is ringer lactate is known as Hartmann solution. So पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट यहाँ पे, it is the most physiological solution, also known as Hartmann solution. Osmolality is nearby 270 milliosmol per liter. जब हम इसकी osmolality की बात करें तो RL osmolality is near to 278, तो ब्लड का था 272, 310 और 300, so ये 270 से above है और 310 से below है, मतलब ये isotonic fluid होगा। Next, pH is again slightly acidic solution, and obviously इसमें lactate होता है। lactate क्या है? Acid है, lactate is an acid, so solution कैसा होगा? Acidic होगा, slightly acidic. It is mostly used for maintenance fluid therapy. जब भी आपके पेशेंट में, आपको मेंटेनेंस का मतलब, जैसे किसी पेशेंट को एनपीओ रखा है, नील पर ओरली रखा है, एनपीओ रखा है, तो वहां पे हमारी पहली चॉइस क्या होगी? आर, लाइक सर्जरी से पहले, बिफोर सर्जरी आपको एनपीओ रखना होता है 4 to 6 आवर्स के लिए। सो ये मोस्ट यूज फॉर मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी, एनपीओ अगर रखा है तो आरएल हम यूज करते हैं वहां पे। एक और इसका जो पॉइंट लिखा हुआ है, जब हम रिंगर लैक्टेट यूज करते हैं तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, अगर आपसे पूछे कोई भी एसिड बेस इंबैलेंस की, कि आप अगर पेशेंट को बहुत ह्यूज अमाउंट में आरएल प्रोवाइड करेंगे, तो कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस होगा? ऑब्वियसली मेटाबॉलिक होगा, नॉट रेस्पिरेटरी, बट मेटाबॉलिक में कौन सा होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कालोसिस। एसिडोसिस, सो हम फर्स्ट व्यू में इसको देखते ही हम बता देंगे कि पेशेंट में क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बट वो गलत है। जब हम ह्यूज फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं और वो भी आरएल के साथ करते हैं, तो होता क्या है? ये आरएल, आरएल के अंदर है लैक्टेट, लैक्टेट इज एन एसिड, और अगर आप बहुत ज्यादा एसिड देंगे तो बॉडी में एसिडोसिस होना चाहिए। बट व्हेन दिस लैक्टेट इज गिवन टू द पेशेंट, दिस लैक्टेट रीच टू द लिवर, एंड इमीडिएटली लिवर कन्वर्ट दिस लैक्टेट इनटू बाइकार्बोनेट। लिवर इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? बाइकार्बोनेट। और अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में लैक्टेट देते हैं, रिंगर लैक्टेट, तो ये बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, और कुछ इंडिविजुअल्स में क्या देखने को मिल सकता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगली लाइन में लिखा हुआ है, it can cause metabolic alkalosis due to lactate is converted into bicarbonate by liver. Composition: sodium 131, chloride 111, lactate 29, potassium 5, calcium 2. So these are the substances primarily present in our ringer lactate, RL के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं। ये रही RL हो गया, दो सॉल्यूशन हमने पढ़ लिए, one is normal saline 0.9% and second one is ringer lactate RL. Next, third solution, देख लिया, रिंगर लैक्टेट और RL। नेक्स्ट, इसके बाद अगला सॉल्यूशन, घर जाना है, रिवाइज करना है, एमसीक्यू पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। जब तक एमसीक्यू को प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, समझ नहीं आएंगे। आप लोगों को पेपर मिलता है, उसको भी नहीं करते हो आप लोग, अपनी नोटबुक में जाके तो बहुत दूर है। ट्यूसडे पेपर होता है, उसको डेली जो भी एमसीक्यू जाए उनको तो सोल्व करें, घर पे बैठे बैठे पढ़े उनको, जहां भी डाउट लगे पूछे। यस, चले आगे, नेक्स्ट मूव करें। देखो सिलेबस हो जाएगा, आप लोग भी कंप्लीट कर लोगे, चले जाओगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? आपको कितना आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वर्क नहीं हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक स्टूडेंट का कॉल आया, मैसेज आया मेरे को, उसने एक पेज खरीदा, 5th लाइव पेज, जो 5 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, और उसमें लगभग 90% सारे कंप्लीट हो गए, बचा कितना है? 10%। तो उसने कल खरीदा और मुझे आज मैसेज किया कि सर मैंने 5th लाइव पेज खरीदा। हाँ, क्या करें सर? उसमें मैंने देखा तो उसके अंदर सर रीनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लासें नहीं है। मैंने कहा, अच्छा, और क्या क्या है उसमें? बोला बाकी तो सब है पर ये दो नहीं है। मैंने कहा, अच्छा, बाकी सब आता है? सर नहीं, वो तो अब स्टार्ट करूंगी मैं। तो वो है, उसको तो करो पहले। हमें टेंशन किसकी है? दो सिस्टम अभी तक, अभी 5 महीने हुए हैं, सिलेबस होने में 7 महीने लगते हैं। 5 महीने में सिर्फ 2 ही महीने बच्चे सिस्टम, मतलब 2 को होने में तो 20 दिन लगेंगे, 20 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी टेंशन किसकी हो रही है कि मैंने खरीद लिया और इसमें तो 2 सिस्टम है ही नहीं। और 2 सिस्टम ठीक है, इस जो बचा है ना 90%, इसको पढ़ने में लगेंगे 6 महीने। तो 6 महीने जब तो पढ़ेगा ना, तब तक हम दूसरा 5th की जगह 6th और 7th लाइव पेज कंप्लीट करवा देंगे। उसकी टेंशन तो मत ले। बट हमारी मेंटालिटी क्या होती है? जो हमें पढ़ा दिया वो तो ठीक है, नहीं पढ़ाया वो तो पढ़ाया नहीं अभी तक सर, वो कब पढ़ाएंगे? वो पढ़ाने से बाकी का याद हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं 99 का चक्कर। जानते हैं 99 चक्कर, समझते हो? 99 का चक्कर, लाइक एक शॉपिंग मॉल में आप कहीं भी जाते होंगे, जाते हो,
उस पे टेक वहां पे ट्रिपल से आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। अगर उस पे 1000 एक रुपया बढ़ा के लिख दिया तो आप एक हो जाओ, बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे, अब उसके दिमाग में टेंशन क्या, पूरी रात भर नहीं सोया, मैं उसका ले लो तो एक नंबर हो रहा था तो मैं उससे ज्यादा था, वो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम बढ़ा देंगे। उसका सॉल्यूशन आइसोलाइट पी, पी फॉर पीडियाट्रिक। सो बच्चों के अंदर अगर एडल्ट में पूछे मेंटेनेंस फ्लूइड तो आंसर होगा आरएल, रिंगर लैक्टेट इज द मेंटेनेंस फ्लूइड फॉर एडल्ट। वही अगर पीडियाट्रिक में पूछे तो आंसर क्या लिखना है, आइसोलाइट पी। सो इट इज अ पीडियाट्रिक मेंटेनेंस फ्लूइड, pediatric maintenance fluid, multi electrolytes and dextrose solution. Osmolality is 369 millismol per liter. अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो नॉर्मली हमने बात किया था एडल्ट के अंदर ऑस्मोलिटी अगर हम देखते हैं तो कितनी होनी चाहिए, एडल्ट की ऑस्मोलिटी की बात करें तो 270 टू 310 के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक, बट ये तो क्या हो रही है नॉर्मल से ज्यादा है, इट इज मोर देन 310, एंड अगर उसके हिसाब से देखें तो इट इज एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट इज नॉट आइसोटोनिक, बट हम इसको किसमें लिख रहे हैं, इसका नाम ही आइसो ही है, आइसोलाइट, आइसोफ्लूइड है, व्हाई? क्यों भाई क्यों, बताओ रे। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बॉडी कंपोजिशन, और वहां पे मैंने लिखा था बॉडी के अंदर बच्चों में कितना फ्लूइड होता है 80%, ब्लड में कितना फ्लूइड होता है, बॉडी में 80% अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और इस वजह से अगर आप ऑस्मोलिटी चेक करेंगे तो एडल्ट की ऑस्मोलिटी में और बच्चों की ऑस्मोलिटी में डिफरेंसेस आएगा। एडल्ट की ऑस्मोलिटी कंपेयर में बच्चों की ऑस्मोलिटी क्या रहेगी, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, उनमें सोल्यूट भी ज्यादा होगा, फ्लूइड भी ज्यादा है तो सोल्यूट भी ज्यादा रहेगा, ऑस्मोलिटी में थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिलेगा, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं इसको आइसोटोनिक। तो इट इज आइसोटोनिक इन रिलेशनशिप टू पीडियाट्रिक, नॉट इन एडल्ट, इट इज इन फॉर पीडियाट्रिक। बच्चों के रिलेशनशिप में देखिए तो क्या है, आइसोटोनिक फ्लूइड है, इसलिए इसको यूज भी किसमें करना है, सिर्फ बच्चों में, पीडियाट्रिक में, एडल्ट में यूज इसका नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट कंपोजिशन, सो सोडियम 23, पोटेशियम 20, मैग्नीशियम 2, एसीटेट, क्लोराइड एंड फॉस्फेट, ये सारे तो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसके बाद जो बच गया वो सारा होता है डेक्सट्रोज का। सो इट इज एन आइसोलाइट पी। ये रीजन होता है बच्चों के अंदर जब हम ड्रग पढ़ते हैं फार्मा के अंदर, वहां भी एक कंडीशन होती है, जब हम बच्चों के अंदर पर केजी के हिसाब से जो ड्रग देते हैं, दैट डोज इज हायर देन एडल्ट डोज। अगर आप डोज की बात करेंगे पर केजी, लाइक अगर हम एडल्ट के अंदर 2 mg पर केजी हिसाब से दे रहे हैं तो एडल्ट के अंदर के कंपैरिजन में बच्चों में 2.5 होगा या 3 होगा, ज्यादा होगा। उसका रीजन कि बच्चों के अंदर वाटर क्या है पर केजी के हिसाब से ज्यादा है। लाइक आपको एक ग्लास पानी के अंदर एक चम्मच शुगर डालने से स्वीट हो जाता है, अब उस एक ग्लास पानी की जगह 1.5 ग्लास कर दिया तो शुगर सेम डालोगे तो क्या इक्वल स्वीटनेस आएगा, शुगर भी क्या करनी पड़ेगी आपको। चल, ये रीजन होता है बच्चों के अंदर वाटर कंपोजिशन ज्यादा होने की वजह से, फ्लूइड ज्यादा होने से थोड़ा सा ड्रग हमें पर केजी के हिसाब से क्या देना होता है, ज्यादा देना होता है सेम इफेक्ट लाने के लिए, तो हम पढ़ेंगे आगे फार्मा में। नेक्स्ट डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। सो ये डेक्सट्रोज 5% आता है, इसको ध्यान से समझना है और देखना है मॉडल को। जो डेक्सट्रोज 5% आता है ये दो टाइप से आता है, एक इसके अंदर वाटर हो सकता है, वाटर का मतलब जो प्लेन वाटर, डिस्टिल वाटर, एंड एक होता है नॉर्मल सलाइन। यानी एक तो आपने डेक्सट्रोज 5% लिया और इसको किसमें मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम बोलेंगे D5W, जो ऊपर वाला है D5W, जो ये वाला, या इधर लिख देता हूं, इट इज एन D5W। एंड यहाँ पे जो बनेगा ये D5% में क्या मिलाया आपने, नॉर्मल सलाइन 0.9% में मिलाया, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम बोलेंगे DNS। सो इट इज D5W एंड DNS। जब आप D5% डेक्सट्रोज 5% अगर आप वाटर में मिक्स कर रहे हैं, प्लेन वाटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं D5W, एंड इफ यू आर मिक्सिंग डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सलाइन 0.9%, देन इट इज नोन एज DNS। इसकी जो ऑस्मोलिटी होगी दैट इज इक्वल टू ब्लड, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। बट इसकी जो ऑस्मोलिटी होगी वो हायर देन ब्लड होगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। सो इसीलिए एग्जाम में अगर डीएनएस लिखा तब तो आप समझ आओगे, लेकिन कभी कभी ऐसे लिख देंगे तो आप कंफ्यूज होगे कि डेक्सट्रोज 5% को 0.9% में मिक्स किया, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, या हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो आंसर क्या लिखना है, हाइपरटोनिक डीएनएस बनेगा तो कौन सा होगा, हाइपरटोनिक, और अगर D5 को वाटर में मिक्स किया तो कौन सा होगा, आइसोटोनिक। अब इसमें एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, जब आप D5W देते हैं, ये जो है इसको बोतल में बंद कर दिया, कौन सा फ्लूइड है ये, आइसोटोनिक, किसमें है ये, बोतल में। बट जब इसको आप बॉडी के अंदर इन्फ्यूज कर देंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू इन्फ्यूज इनटू द बॉडी, दिस D5W in the blood act as a hypotonic solution। दोनों को समझना है। अगर आपका ये D5W किस में प्रेजेंट है, बोतल में, प्लास्टिक बोतल जो आती है उसमें, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट व्हेन यू इन्फ्यूज इट, इन्फ्यूज कर दिया आपने बॉडी में, इन्फ्यूज करने के बाद में अगर आप इसको देखेंगे, इसका बिहेवियर चेक करेंगे तो किस तरह वर्क करेगा, इट एक्ट एज एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मींस बॉडी में डालने के बाद ब्लड की जो ऑस्मोलिटी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब हम इसको बोतल में रखेंगे तब तो ये इक्वल लग रहा है, पर ब्लड में जाते ही ऑस्मोलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज क्यों करेगा। सो जैसे ये बॉडी में जाएगा, वो कंपोजिशन है इसमें वाटर एंड डेक्सट्रोज। सो जो डेक्सट्रोज होता है, डेक्सट्रोज बॉडी क्या करेगी, जैसे ये ब्लड में पहुंचेगा, डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज को यूज कर लेगी एनर्जी बनाने के लिए, और डेक्सट्रोज का सारा यूज किसमें हो जाएगा, एनर्जी। डेक्सट्रोज इज मेटाबोलाइज्ड फॉर एनर्जी। तो पीछे क्या बचेगा, वाटर, और वाटर क्या करेगा, ऑस्मोलिटी को डिक्रीज करेगा। पहले जब तक शुगर था तब तक तो ठीक था, लेकिन शुगर को खा गए, पीछे क्या बचा, पानी पानी होता है, तो क्या हो गया आपका
हाइपोटोनिक हो जाएगा। इसलिए बोतल में कैसा वर्क करता है, आइसोटोनिक, बट इन ब्लड डेक्सट्रोज इज मेटाबोलाइज्ड फॉर एनर्जी एंड इट लेफ्ट ओनली द वाटर एंड दैट्स व्हाई इट वर्क एज ए बिहेव एज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा देख लेते हैं, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन। एक और एमसीक्यू, हाँ कभी कभी आता है कि अगर किसी पेशेंट में आपको इलेक्ट्रोलाइट फ्री सलाइन देना है, कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है उसमें, वो है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं। ऑस्मोलिटी इज 277, पीएच 4.5, हाईली एसिडिक सलाइन है ये, इलेक्ट्रोलाइट फ्री है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है इसमें। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आया, इफ यू आर गिविंग dextrose 5% in water D5W to the patient, how much calories person is having or person is receiving after infusion of this 500 ml bottle? 500 ml की बोतल देने पे पेशेंट को कितनी एनर्जी मिलेगी? 85 किलो कैलोरी। बताओ कितनी कैलोरी मिलेगी? तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर डेक्सट्रोज कितना है, और फिर उसके बाद 1 ग्राम डेक्सट्रोज से कितना एनर्जी मिलेगा वो भी पता होगा, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने कितने एमएल का बोतल यहाँ पे यूज किया? 500 ml का बोतल, और ये जो 500 ml का बोतल है इसमें क्या है, डी 5%। डी मतलब डेक्सट्रोज कितना है, 5% है, मतलब 500 ml का 5% क्या है इसमें, डेक्सट्रोज है। तो जब आप 500 ml का 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 25 ग्राम। मींस 500 ml पानी लेना है, वाटर लेना, डिस्टिल वाटर, और उसमें 25 ग्राम शुगर डाल देना है, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा D5W। टेक 500 ml of distilled water and add 25 gram of sugar, the solution is now dextrose 5% in water, D5W। so total आपने कितना शुगर दिया पेशेंट को, 25 ग्राम आपने शुगर दिया। नाउ 1 ग्राम शुगर विल प्रोवाइड यू, अगर आप 1 ग्राम शुगर देंगे तो पेशेंट को कितना किलो कैलोरी मिलेगा? 1 ग्राम शुगर विल प्रोवाइड यू, द आंसर शुड बी 3.4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम से मिलता है 3.4, आपने कितना दिया, 25 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 3.4। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस, सो ये 0.751085 किलो कैलोरी। इट मींस D5%, अगर आप 5% जो है वो 500 ml अगर पेशेंट को देते तो पेशेंट को कितना रिसीव होगा, 85 किलो कैलोरी रिसीव होगा। इफ यू आर गिविंग 1 लीटर तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, 170 किलो कैलोरी इन 1 लीटर D5%। क्लियर? तो कोई सा भी सॉल्यूशन दे देंगे आप निकाल सकते हैं, यस और नो? चलो निकालना है, अभी मैं आपको देता हूं, ये लिख लिया, हटा दें इसको। आपके पेशेंट को आपने 1 लीटर डेक्सट्रोज 10% दिया तो पेशेंट को कितना एनर्जी मिलेगा? D10 आता है, D10 आता है सॉल्यूशन, सो D10 में कितना मिलेगा? थ्री 340 आ गया, नहीं आया, नहीं हुआ, क्यों? करो, कितना शुगर मिलाओगे 1 लीटर में? 1 लीटर में कितना शुगर होगा, निकालो। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर यू ऐड इन 1 लीटर। सो लिखा हुआ इधर कितना ऐड करना है, 1 लीटर का मतलब 1000, कितना ऐड करना है, 10%। ये 10%, ये 0 से 0 काट दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 ग्राम, यानी 1 लीटर अगर आप D10 दोगे तो पेशेंट को कितना रिसीव होगा, 100 ग्राम। 1 ग्राम से कितना मिलता है, 3.4, तो 100 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 340 किलो कैलोरी। कहां इसमें तकलीफ हो रही है, कहां इसमें प्रॉब्लम हो रही है? यस, चले आगे। नेक्स्ट, second type of solution, the hypotonic solution. Hypotonic solution means the type of solution which is having solvent amount is higher compared to the solute, जिसमें solvent क्या होंगे, ज्यादा होंगे, solvent मतलब water, and जो solute यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी अदर सब्सटेंसेस जो solute है वो कम रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, hypotonic solution। और अगर हम इनकी osmolality की बात करें तो the fluid is having osmolality, जो blood की osmolality उससे इनकी osmolality क्या रहेगी, less, the fluid is having osmolality which is less than blood osmolality, so contain low solute and high solvent। solute solvent मैंने पढ़ाया था पहले भी। जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब जैसे आपने शुगर उसको ऐड किया वाटर में, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और इससे जो आपकी चाशनी बन गई ये बन गया सॉल्यूशन, समझ गए? तो जब हम कंपोजिशन पढ़ते हैं और अगर हाइपोटोनिक है, इट मींस द वाटर कंटेंट इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू द शुगर कंटेंट। शुगर बहुत कम है, 2-4 शुगर के क्रिस्टल डाले और बाकी सारा पानी भर दिया, 1 लीटर पानी उसमें ढूंढ रहे शुगर का है, तो शुगर दिखेगा क्या? द फ्लूइड इज बिहेव लाइक हाइपोटोनिक सॉल्ट। एग्जांपल्स आर NS 0.45%, 0.33, 0.225, D5W इन बॉडी। बॉडी में जाने के बाद कौन सा होगा, ये हाइपोटोनिक भी बताया था पूरा। आउटसाइड द बॉडी आइसोटोनिक, इनसाइड द बॉडी हाइपोटोनिक। दिस NS 0.45% is also known as N/2, this is known as N/3,
3 और दिस इज नोन एज n/4 या हाफ ns 1/3 ns 1/4 ns। अगर आपसे कोई इनकी ऑस्मोलिटी पूछ ले तो निकालना बहुत इजी है। 0.45% की ऑस्मोलिटी की बात करें तो ये ns 0.9% का क्या है, हाफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ ns। तो उसकी तो ऑस्मोलिटी है कितनी है, 308, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाफ से, तो इसको हाफ करोगे तो कितना आएगा, 154। तो ns 0.45% की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 154। जब हम इसकी बात करें तो ये कितना, n/3, यानी n है आपका 308 डिवाइडेड बाय 1, 3 जो 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 10, कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो नियर बाय 102। तो इसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 102 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और अगर n/4 की पूछे तो 308 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आ जाएगा 7 एंड 7 77। तो इसकी होती है 77 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये इनकी ऑस्मोलिटी, यस, निकाल सकते हैं। जब आपको 0.9% की पता है तो आप उससे सबकी निकाल सकते हैं, चाहे वो हाफ की पूछे, 1/3 1/4 जो भी पूछे, आगे हम 1% 3% 5% उनकी भी निकाल सकते हैं इजीली, जो हम आगे हाइपरटोनिक में पढ़ेंगे। तो ये सारे कौन से हो गए आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, हटा दें, इनका कुछ डिटेल नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल सलाइन ही है, मतलब इसमें भी क्या होगा, सोडियम एंड क्लोराइड होगा, बस यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कम रहता है कंपेयर टू वाटर। नेक्स्ट, ओके, इसका यूज जो है उसके हम बात कर लेते हैं, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, हटा दें इसको एक बार। अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद फ्लूइड का मूवमेंट। सो ये सेल है और ये ब्लड वेसल्स है, इधर भी फ्लूइड आया हुआ है और इधर भी फ्लूइड आया हुआ है, ये सारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और ये आपका ये भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर। इनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये मूवमेंट सारा किसकी वजह से होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। कौन कराता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पे कौन मूव करता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट मूव करता है, जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से जाएगा, किधर जाएगा, जहां पे सॉल्वेंट कम है उधर जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। नाउ हम कौन सा फ्लूइड पढ़ रहे हैं अभी, हाइपोटोनिक फ्लूइड। इसका यूज हम समझ रहे हैं कि कहां हम इसको यूज करेंगे, इसको हमें कहां पे यूज करना है। तो इसका जो यूज होता है, इसका मेन यूज हम पढ़ते हैं, वो यूज करते हैं जब सेल में डिहाइड्रेशन हो जाता है, सेलुलर डिहाइड्रेशन, सेल स्ट्रिंक हो जाती है। डिहाइड्रेशन कब होगा, जब इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो सारा क्या हो जाए, बाहर आ जाए, जो अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो सारा क्या हो जाए, आउट हो जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगी, ऐसे स्ट्रिंक होगी, जिसको बोलेंगे सेलुलर डिहाइड्रेशन। और जब सेलुलर डिहाइड्रेशन होगा, फ्लूइड सारा बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बचा, यहाँ पे सॉल्वेंट बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बचा, सोल्यूट। यहाँ पे सारा क्या हो गया, सोल्यूट। और जब सोल्यूट ज्यादा होंगे तो यहाँ की ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, ऑस्मोलिटी ज्यादा होगी, कम क्यों होगी, सोल्यूट पे डिपेंड करता है ऑस्मोलिटी। तो जितना ज्यादा शुगर डालोगे उतनी ज्यादा थिक चाशनी होगी, जितना कम शुगर डालोगे उतना ही लेस थिक होगा। सो वो ऑस्मोलिटी कौन बना रहा है, शुगर नॉट वाटर। पानी डालोगे तो ऑस्मोलिटी तो कम होती जाएगी और ज्यादा। सो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा, पानी सारा बाहर निकल गया तो पीछे क्या बचा, सोल्यूट। और जब सोल्यूट बचता है तो ऑस्मोलिटी ज्यादा। अब हमें क्या करना है, इस ऑस्मोलिटी को वापस इक्वल करना है, ताकि ये सेल फिर से क्या हो जाए, नॉर्मल आ जाए, जो सेल स्ट्रिंग हुई है वापस नॉर्मल शेप में आ जाए। इसको नॉर्मल करने के लिए फ्लूइड को कैसे मूव करना है हमें, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फ्लूइड ऐसे अगर मूव करेगा तभी तो ये सेल वापस नॉर्मल आएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से फ्लूइड को यहाँ भेजना है, क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में सेंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कहां से कहां जाता है, जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहां से कम की ओर। जब सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा होगा तो इसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाना है, सॉल्वेंट को इंक्रीज करना है। और सॉल्वेंट को बढ़ाने के लिए हमें कौन सा सलाइन देना पड़ेगा, अभी मैंने लिखा था कौन से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। तो आप यहाँ दे दोगे NS 0.45% दे दिया। और ये हाइपोटोनिक है तो ये ऑस्मोलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज, यहाँ की ऑस्मोलिटी कम, यहाँ की ऑस्मोलिटी ज्यादा। तो फ्लूइड कहां से कहां मूव करेगा, बाहर से अंदर, और सेल वापस क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो इसका यूज कब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, जब सेल क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, सेलुलर डिहाइड्रेशन हो जाए, इन दैट सिचुएशन वी विल गो फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा यूज, यूज इन सेलुलर डिहाइड्रेशन और सेल लाइसिस। जब डिहाइड्रेशन होगा, सेल श्रिंक होगी तो सेल की डेथ हो जाएगी, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द लास्ट टाइप ऑफ फ्लूइड इन क्रिस्टलोइड्स, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लास्ट टाइप जो है आपका वो है क्रिस्टलोइड्स फ्लूइड। मूव करें, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक पे कौन ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा या सॉल्वेंट ज्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज हैविंग solute is having more amount and solvent is having less amount in hypertonic solution। तो यहाँ पे ये फ्लूइड जो होते हैं हाइपरटोनिक है, यानी ब्लड की ऑस्मोलिटी जो है इनकी ऑस्मोलिटी क्या रहेगी, ज्यादा, they having more osmolality compared to the blood, so contain high solute and low solvent like NS 3% 5% D25 mannitol DNS, ये सारे किसमें आते हैं आपके हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर आएंगे। सो D25 तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, इसमें तो कुछ है नहीं। D25 में 25 ग्राम क्या होगा, 25% किसके होंगे, शुगर के होंगे। तो आपका जितना सोल्यूशन है उसका 25% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा शुगर कितनी है। और फिर उसके अंदर आप अगर कैलोरी निकालने तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक ही सोल्यूशन बचता है जो हमने नहीं पढ़ा, वो कौन सा है, मेन है वो DNS मैनिटोल
इट्स अ टाइप ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और इसको मैं डिटेल में कहां पढ़ाऊंगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, डायूरेटिक थेरेपी पढ़ेंगे इसी सिस्टम में, नॉट फार्मा, इसी के एंड में मैं पढ़ाऊंगा डायूरेटिक्स। और मैनिटोल इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। मैनिटोल की बात करें कितने परसेंटेज होता है मैनिटोल, M20। मैनिटोल इज M20%, यानी इसके अंदर जो ड्रग होता है मैनिटोल वो कितने परसेंटेज में आता है, 20% आता है। यानी अगर आपका ये 100 ml है तो 100 ml में 20% कितना होगा ड्रग का, मैनिटोल का। सो ये 20 ग्राम सॉल्यूशन जो है उसमें क्या करो, 20 ग्राम मैनिटोल ड्रग ऐड कर दो, आपका क्या बन गया मैनिटोल, जो सब सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं या ड्रग पढ़ते हैं वो बन जाएगी 20%। तो परसेंटेज पूछते तो आंसर याद रखना कितना होता है मैनिटोल में, 20%। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाती है और उसकी वजह से आपका वाटर इनटेक सॉरी वाटर लॉस जो है वो इंक्रीज करती है, वो मैं आगे बाद में पढ़ाऊंगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन जो याद रखना एग्जाम में वो है, जब भी मैनिटोल देते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो मेजर करना है प्रॉपर्ली हावरली बेसिस पे, और उसी के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट फ्लूइड आपको देना होता है पेशेंट को, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। D25 हो गया, ये इनकी बात करें NS 3% यानी नॉर्मल सलाइन 3% का मतलब है जो हमने 0.9% पढ़ा था, जहां पे सोल्यूट कंटेंट जो था वो 0.9% था, अभी इस पे कितना परसेंटेज होंगे, इसके 3% होंगे। सोडियम क्लोराइड का कंटेंट यहाँ ज्यादा रहेगा कंपेयर टू 0.9। मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑस्मोलिटी ऑफ नॉर्मल सलाइन 3%, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द ऑस्मोलिटी ऑफ नॉर्मल सलाइन 3%? नहीं आया, 30.30, 0.9% का 308 होता है, तो 3% का 30 कैसे होगा, है 9, 924, यू आर जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग विद 3, 9 पॉइंट, आई एम आस्किंग ऑस्मोलिटी ऑफ 3% सलाइन, 0.9% का कितना होता है, 308, 3% ज्यादा होता है, 0.9 ज्यादा होता है, 3, तो मतलब 308 से तो कम से कम ज्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी हायर देन 3 पॉइंट सॉरी 308, और आपका आंसर उससे भी कम आ रहा है। सो करना क्या है यहाँ पे, जब भी आपको ऑस्मोलिटी निकालनी है तो दो तरीके, पहले या तो आपके पास 1% की ऑस्मोलिटी आपको पता होनी चाहिए, 1% की पता है तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई करते जाओगे, अगर वो नहीं पता है तो भी मैथमेटिक रूल्स हमारे पास होता ही है। सो आपको अगर यहाँ पे 3% की निकालनी है तो क्या करना होगा, ऑस्मोलिटी ऑफ 0.9 को हम यूज करेंगे, कितनी है 0.9 की, 308 डिवाइडेड बाई 0.9, इफ आई डिवाइड दिस विद दिस, द ऑस्मोलिटी जो आएगी वो आएगी 1% की ऑस्मोलिटी, एंड इट इज मल्टीप्लाई विद जिसकी भी आपको निकालनी है, 3 का निकालना 3 से, तो अगर हम पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सो इट विल बी, आप इसको हटा के जीरो लगा दें और इसको इसे सोल्व करें, 3 4 2 342, दिस इज द ऑस्मोलिटी ऑफ 1% नॉर्मल सलाइन। अगर आपको याद रखना है, नहीं निकालना तो ये भी लिख सकते हो आप अपने नोटबुक में, अगर NS 1% है तो उसकी ऑस्मोलिटी कितनी होगी, 342। नाउ इफ यू रिक्वायर्ड ऑस्मोलिटी ऑफ 3% तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, आपका आंसर आ जाएगा। सो 3 6 2 1 0, दिस इज द ऑस्मोलिटी ऑफ NS 3%। अगर आपको 5% की निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 342 मल्टीप्लाई बाय 5, क्लियर, यस, नेक्स्ट, अब निकाल लोगे, हटा दे। सो 1% नॉर्मल साइन ऑस्मोलिटी इज 342, दैट इज द ऑस्मोलिटी ऑफ 1%। अगर आपको 0.9 की करनी है तो फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से, फिर आ जाएगी 308। नेक्स्ट, यूज कहां यूज करेंगे, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है सेल को स्वेल कराता है, सेल को डायल्यूट कराता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या करेंगे, सो ये आपने पेशेंट का सेल है और ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें आपने कौन सा फ्लूइड दिया, हाइपोटोनिक। जब हम हाइपोटोनिक देंगे तो यहाँ की ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब यहाँ पे ऑस्मोलिटी ज्यादा और यहाँ की ऑस्मोलिटी कम, तो फ्लूइड कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम सेल टू ब्लड, और इसकी वजह से जो सेल में एडिमा होगा वो वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो जब भी बॉडी में एडिमा होता है, सेलुलर एडिमा, तो हम वहां पे कौन सा ड्रग यूज करते हैं, हाइपोटोनिक, जैसे मैनिटोल। जब भी ब्रेन के अंदर आईसीपी बढ़ता है, न्यूरॉन ब्रेन में एडिमा होता है, तो हम यूज करते हैं मैनिटोल, उससे एडिमा कम होगा, आईसीपी कम हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है तो हम यूज करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उससे आपका स्वेलिंग कम हो जाएगा, एडिमा कम हो जाएगा, तो हम यूज करेंगे एडिमा वाले केस में, सेल एडिमा। यहाँ पे जो ड्रग एक हमें पड़ी है सॉरी सब सॉल्यूशन, वो है आपका DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। क्या होता है इसके अंदर, डेक्सट्रोज कितना होगा 5%, 5D प्लस नॉर्मल सलाइन कौन सा होगा 0.9%। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ DNS, 5% डेक्सट्रोज विद 0.9% नॉर्मल सलाइन ऐड कर दो, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा DNS। इट इज कंपोज्ड ऑफ 0.9% NS with 5% dextrose, osmolality is nearby 432, which is higher than blood, and that's why it's known as hypertonic solution. Sodium 154, chloride 150, glucose 24, so ये osmolality आप निकाल सकते हैं इसकी इजीली। क्लियर है ये, मूव करें आगे।
डीएनएस क्लियर। डीएनएस की बात करें कहां यूज करेंगे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, तो डीएनएस भी हम यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स जहां पे पेशेंट अगर नॉन डायबिटिक है तो उन पेशेंट्स में जहां पे इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज दोनों चाहिए, जैसे एनपीओ आपने रखा है नील पर ओरली, और अगर पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी है और एनर्जी भी आपको चाहिए, तो वहां पे हम क्या प्रीफर कर सकते हैं, डीएनएस। लाइक जितने भी वीकनेस के साथ जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में, जो बहुत वीक है, ताकत नहीं है, या फीवर आने के बाद में से कमजोर पेशेंट्स आते हैं, तो उनको डॉक्टर क्या लगाते हैं, डीएनएस। या फिर जितने भी जो जोला छाप होते हैं उनके पास ये एक ही सॉल्यूशन होता है, उसका नाम होता है डीएनएस। वो रखते हैं बैग में, सिर्फ डीएनएस रखते हैं। तो डीएनएस का लगाएंगे बोतल, उससे क्या मिलेगा पेशेंट को, एनर्जी, ताकत। और खाना तो खाता नहीं है, बीमार हो रखा है, तो उसको एनर्जी मिल जाएगी इससे। उसके साथ में लगाएंगे एक स्टेरॉइड डेक्सोना 8 mg, और साथ में हाई डोज का एक सेप्ट्रेक्सोन का एंटीबायोटिक, और उसके साथ में पीड़ा करने वाली दवाई। बोतल पीली नहीं होगी तब तक पेशेंट को भी मजा नहीं आता है, तो पीली वाली दवाई मल्टीविटामिन एमबीआई, 5 रुपए का आता है वो एमबीआई। और ये कॉम्बिनेशन जैसे ही बनता है पेशेंट के हो जाते हैं सीधा बिल 500 रुपए, और पेशेंट अगले आधे घंटे में भागना स्टार्ट। जब आप इतने सारी चीज लगाओगे तो भागेगा ही। इंस्टेंट रेस्पॉन्स देता है डेक्सोना जो स्टेरॉइड्स है। हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड लगाने से नॉर्मली प्रीफर्ड होता है 4 mg, लेकिन वो 8 mg लगाते हैं। कौन फेंकेगा 2 ml का एम्पिल को, कौन डिस्कार्ड करेगा, ये दोनों लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। पेशेंट को मिलती है तुरंत क्विक रिचार्ज वाली एनर्जी से। और फिर एमबीआई तो है ही, मल्टीविटामिन साथ में, और डेक्सट्रोज तो लगाई है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज इतना सारा, तो फिर फुल काम करेगा पूरे दिन भर। और एंटीबायोटिक लगाती है हाई डोज के साथ, तो बैक्टीरिया भी डर के भाग जाएगा, और थोड़े दिन बाद वो पर्सन उसका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट बाद में किसी से ठीक नहीं होगा, वो सिर्फ वही ठीक कर सकता है, उसी को पता है इसको कितना डोज चाहिए होगा। तो इसलिए ऐसा ना करें, नहीं तो आपकी बॉडी में क्या डेवलप हो सकता है, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हो गया तो फिर कोई भी एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगा। यूज्ड एज एन मेंटेनेंस सॉल्यूशन, जो भी एनपीओ रखते हैं, और अगर आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड साथ में, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, डीएनएस, डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन। क्लियर है। नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इज कोलोइडल फ्लूइड्स। जो अगले टाइप के फ्लूइड हमारे वो कौन सा है, तो आंसर होगा आपके कोलोइडल। तो पहले थे आपके क्रिस्टलॉइड फ्लूइड, अब हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के फ्लूइड, वो है कोलोइडल फ्लूइड। कोलोइडल फ्लूइड की बात करें तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होते हैं। सो कोलोइडल फ्लूइड डज नॉट क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा था, वॉल्यूम एक्सपांडर, यूज्ड टू एक्सपांड प्लाज्मा वॉल्यूम, जिसको हम अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपांडर। एग्जांपल्स आर लाइक एल्बुमिन, डेक्स्ट्रॉन। एल्बुमिन पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा, या पढ़ा, नहीं पढ़ा, लिखो, स्टार्ट करें। एल्बुमिन, आगे एल्बुमिन ही है, हाँ एल्बुमिन। द मेजर सोर्स ऑफ एल्बुमिन इन आवर बॉडी इज, कहां से आता है एल्बुमिन, पता नहीं सर, लीवर नाम का कोई ऑर्गन है जो बनाता है। प्लाज्मा प्रोटीन सारे कौन बनाता है, लीवर, बट एल्बुमिन कौन बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है, लीवर, बट एल्बुमिन, एल्बुमिन इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। यस और नो, यस सर, बिल्कुल नहीं है। एल्बुमिन इज एन मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे टर्म हम बोलते थे जिसकी वजह से कुछ को लगता है कि ये तो कुछ और ही है। लाइक एक बार ऐसे लिखवा दिया था मैंने एल्बुमिन का कि एल्बुमिन इज अ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, और बाद में कुछ दिन बाद पूछा कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो उसमें एल्बुमिन का नाम लिया नहीं। बाद में पूछा एल्बुमिन क्या है, तो बोला वो तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है सर, इट इज नॉट प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज ए मेजर प्लाज्मा। ये मेजर प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, तो आपने लिखवाया था सर, इट्स एन मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। सो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब तो सबसे ज्यादा है, मोस्ट एविडेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं मेजर, बट वो उनको लगता है तो कुछ और ही है। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन अलग होता है, प्लाज्मा प्रोटीन अलग होता है, तो यहाँ ये सब सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एल्बुमिन। क्या है एल्बुमिन, देखो भाई, नहीं लिखा अभी तक एल्बुमिन। एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन से पहले आपको याद क्या रखना है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा एल्बुमिन को, थोड़ा वेट करें। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। दीस आर द 3 प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारी बॉडी में नेचुरली जो हमारे पास होते हैं। हम नेचुरल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन की बात करें तो दिस इज द मोस्ट मेजर, अभी फिर लिखूंगा मेजर तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, मेजर और मोस्ट कॉमन। सबसे ज्यादा कौन सा है, एल्बुमिन। द अमाउंट इज नियर बाई 4.7 ग्राम परसेंटेज। The second one is an globulin, which is having approximately 2.3 gram percentage, and fibrinogen, which is having nearby 0.3 gram percentage. So these are the volume or amount of the plasma protein जो आपकी बॉडी के अंदर देखने को आपको मिलता है। So सबसे ज्यादा किसका अमाउंट है, तो आपका आंसर होगा एल्बुमिन जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट रखता है। नियर बाई 50-60% से भी ज्यादा आपका अमाउंट किसका होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन का होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का रेशो ए और जी। नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का एक नॉर्मल रेशो मेंटेन होना चाहिए, दैट शुड बी 2:1। एजी रेशो कितना होना चाहिए, तो 2:1। जितना एल्बुमिन है उसका हाफ क्या होना चाहिए, ग्लोबुलिन होना चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सो प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन बॉडी में कौन करता है, फॉर्म्ड बाय लीवर। जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर है वो बनाता है इनको मेनली। मेन फंक्शंस की बात करें प्लाज्मा प्रोटीन का जो मेजर फंक्शन है वो है टू मेंटेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन तो आंसर होगा टू मेंटेन मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अदर फंक्शंस भी है, वेरियस फंक्शन, बट यहाँ पे मेन फंक्शंस की बात करें तो वहाँ पे क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्राइमरी रिस्पांसिबल कौन है, एल्बुमिन, जो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज आता है। एल्बुमिन इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन विल हेल्प यू इन द
इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी को बेटर बनाने के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन होता है उनमें आपका यूज आएगा ग्लोबुलिन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिब्रिनोजन? सो इट हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन बिकॉज़ इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ते हैं हम, वेस्ट क्लॉटिंग फैक्टर वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? एल्बुमिन। ये याद हो गया बेसिक, याद रहेगा। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे, साइज के बेसिस पर अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज किसका है यहाँ पे, चारों में से, तीनों में से, सॉरी, साइज नॉट अमाउंट, साइज के बेसिस पे अगर आपसे पूछे कि कौन सा सबसे छोटा है, which one is the smallest size of a plasma protein, it will help you to understand the disease which is known as nephrotic syndrome. So हमारा तो एक ही साइकोलॉजी होती है और एग्जाम में वही आता है, हम वो सोचते हैं जो सबसे कम है वही छोटा होगा। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी सही भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, सही भी हो सकता है, आई डोंट नो, यू डोंट नो। सो अगर यहाँ पे बात करें कि ये सही है या गलत है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो दैट इज, ये भी नहीं बताना चाह रहा है, द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज इज एल्बुमिन। सबसे छोटा कौन होता है? एल्बुमिन होता है। यही रीजन होता है कि जब भी हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम आगे बढ़ेंगे तो वहां देखोगे सबसे पहले यूरिन में एल्बुमिन आना स्टार्ट होता है। देन जब इंजरी डिवाइड होगी तो आपका फिब्रिनोजन भी आएगा, ग्लोबुलिन भी आएगा, वो बाद में आएगा। पहले प्राइमरी कौन रिलीज होता है? एल्बुमिन ही यूरिन में आता है। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल है, वो सबसे पहले लीक होता है, बड़ा इंजरी होने पे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा होने पे और बड़ा वाला आएगा। तो स्मॉलेस्ट साइज इज एल्बुमिन एंड लार्जेस्ट साइज इज फिब्रिनोजन, ये सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं एल्बुमिन। वो लिख लिया था एल्बुमिन, इट इज द प्रिंसिपल नेचुरल कोलॉइड comprising of 50 to 60% of all plasma protein। अभी लिखा दिया मैंने अमाउंट इसका। सिंथेसाइज ओनली इन लीवर एंड हैज अ हाफ लाइफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 डेज। तो इसका सिंथेसिस कहां पे होता है? तो आंसर होगा लीवर में, और इसका हाफ लाइफ पूछे आपसे तो आंसर इज 20 डेज। 5% solution is iso-oncotic fluid and lead to 80% वॉल्यूम एक्सपांशन। अगर आप, जो हमारे पास एल्बुमिन आता है बोतल के अंदर, पैक्ड एल्बुमिन आप देखेंगे, सो अगर उसका कंसंट्रेशन 5%, एल्बुमिन 5% है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसो ऑन्कोटिक फ्लूइड। एंड ये फ्लूइड देने से आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है उसका नियर बाय 80% वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपांड हो जाएगा। वॉल्यूम एक्सपांशन में ये हेल्प करेगा, 80% वॉल्यूम को एक्सपांड करवा देगा। यानी जितना भी कहीं बाहर पड़ा हुआ फ्लूइड सारा है जो इंटरस्टिशियल स्पेस में या सेल के पास ज्यादा है, उन सबको पुल करके ले आएगा और आपकी बॉडी में वॉल्यूम कितना बढ़ा देगा? 80% वॉल्यूम एक्सपांशन करेगा। तो इसीलिए जब किडनी वाली डिजीज में पेशेंट ऐसे स्वेल हो जाता है, एनासार का हो जाता है, एनासार का पड़ा है, होल बॉडी स्वेलिंग हो जाना, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं? एल्बुमिन देते हैं, और फिर वो पूरे के पूरे सारे फ्लूइड को खींच के कहा लेके आता है? ब्लड में, और आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस कर देता है। 25% सॉल्यूशन लीड टू, अगर आपका एल्बुमिन कितने परसेंटेज का है? 25% का, तो कितना वॉल्यूम बढ़ा देगा? 200 to 400%। अगर आपकी बॉडी में 2 लीटर ब्लड है तो 25% देने से 2 लीटर का 200%, यानी 2 लीटर का 200% कितना होगा? दैट इज 4 लीटर। सो 4 लीटर बढ़ा देगा, या फिर 400 यानी 8 लीटर, 4 to 8 लीटर वॉल्यूम बढ़ा देगा आपका। तो आपको उसी के हिसाब से फ्लूइड देना है कि कौन सा स्ट्रेंथ हमें चाहिए और कितना वॉल्यूम बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एल्बुमिन प्रोवाइड करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद आईवी लाइंस है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ाए तो नहीं कहीं पे? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका इंबैलेंस, हाइपर और हाइपोवोलेमिया, जो हाइपर जो भी होता है वो सारा डिटेल में, और फिर स्टार्ट करेंगे आपका डिजीज पोर्शन। लिख लिया? मूव करें? नेक्स्ट, हो गया? द नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ एल्बुमिन। एल्बुमिन को हम कहां कहां पे यूज करते हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्बुमिन? द फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ शॉक ड्यू टू द लॉस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा फ्लूइड लॉस हो गया किसी भी वजह से, एक्सीडेंट से या इंजरी की वजह से, शॉक में पेशेंट है, तो वहां पे सो विल डिस्कस अबाउट डिटेल इन दिस यूजेज इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। कल पढ़ेंगे यूजेस से, कल हम स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ के आएंगे जो भी आज पढ़ा है, और जहां भी डाउट लगे कल लेके आएंगे।